गुड मॉर्निंग। आवाज़ मेरी आ रही है आप तक? एक बार ज़रा बता दीजिए। ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही से आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो फिर मैं जल्दी से क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, एक बार ज़रा जल्दी से बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, क्लियर है। चलो शुरू करते हैं इस क्लास को। नया चैप्टर है, बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको बताऊं कि पुराने सिलेबस के बाद से नए सिलेबस में जो आपने सितंबर 24 में दिया होगा, जिन लोगों ने भी दिया है सितंबर 24 में, उनके लिए ये चैप्टर नया था, क्योंकि इससे पहले इथिक नाम का चैप्टर नहीं होता था। ऑडिटिंग में इथिक नाम का चैप्टर सीए इंटर में नहीं होता था, फाइनल में होता था। लेकिन इस बार सीए इंटर में भी उस चैप्टर को इंक्लूड किया गया। ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर में ऐसा कुछ है जो पढ़ाया नहीं जाता था, पर एक अलग चैप्टर, चैप्टर 11 को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो वो क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है, सीखेंगे। थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जो लोग भी नए होंगे, आज ये वीडियो जब भी आप लोग देख रहे होंगे, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आप जब प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर्स की लेंथ देखोगे तो वो ज़्यादा लगेगा फर्स्ट टाइम, लेकिन उनमें बहुत सारे मोमेंट होंगे जब आप स्किप कर सकते हो। जैसे कई बार 2 घंटे की क्लास में हम 10-15 मिनट का गैप हम लोगों ने किया था। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले 5-6 मिनट भी गए हैं, जो जैसे वेट करने के लिए हो गया। तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जहां पर आप स्किप कर सकते हो, तो वो उतना लॉन्ग लेक्चर होगा नहीं। एक और बात, कई बार आपको हमारी बातों से लगेगा कि सर तो आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो बहुत लंबा काम होगा। नहीं, अगर स्टाइल मार के उसी चीज को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाए, वो अलग बात है। हमारा बोलने में या आपको समझाने के टाइम आपको स्लो लगेगा, पर जब आप कंप्लीशन देखोगे ना कि कब कंप्लीट हो रहा है, कितना टाइम ये ले रहा है हमारा, तो ट्रस्ट में लगभग लगभग चीज़ें सेम ही होंगी। बाकी आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल होंगे, जब आप वहाँ कंपेयर करोगे ना, तो आपको वो सेम ही लगेगा, उतना ही टाइम आपको लगने वाला है। चाहे वो रिवीजन की प्लेलिस्ट देख लीजिए, और चाहे ये वाला हमारा एग्जाम ओरिएंटेड जो आपकी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब तक हम लोग क्या कर चुके थे, हम एक बार जल्दी से उसकी बात करते हैं। देखो भाई, ऑडिट पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, हमारा आपका एक ही मकसद है, ओपिनियन देना, ऑडिट रिपोर्ट बनाना। इतनी बात हर किसी को पता होती है, हर एक ऑडिट करने वाले स्टूडेंट को, जो ऑडिट पढ़ने चल रहा है उसे पता है। तो हमने कहा था, जब आप जिंदगी में कोई भी काम करते हो, मैं इसलिए बार बात बात रिकनेक्ट करता हूँ, क्योंकि कुछ जो लोग भी नए आते हैं उनको पीछे क्या हुआ है थोड़ा सा बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। तो पेशेंस चाहिए, बनाए रखिए। अगर नहीं रखेंगे तो कहीं और टाइम आपका डबल वेस्ट होगा। तो देखिए, मेरी बात सुनिए। तो कोई भी काम हम अपनी लाइफ में, छोटा मोटा काम भी करते हैं, छोटा मोटा कोई भी काम, तो सीधी सी बात है, उस काम के बारे में हमें समझ होनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आखिर हम करने क्या वाले हैं, है ना? तो ऑडिट एक इंगेजमेंट है, और इंगेजमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ समथिंग। लाइक किसी काम को करने के लिए जो अरेंजमेंट किया जाए वही हमारा इंगेजमेंट होता है। अरेंजमेंट टू डू समथिंग। और ऑडिट भी एक तरीके का इंगेजमेंट है। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो इंगेजमेंट इन सब का कनेक्शन चैप्टर 4 से मिलेगा। इंगेजमेंट की बात करें तो इंगेजमेंट हमने 4 तरीके के पढ़े थे। देर आर 4 टाइप्स ऑफ इंगेजमेंट। मैं 4 टाइप्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट नहीं कर रहा हूं। ऑडिट इंगेजमेंट एक इंगेजमेंट का एक टाइप है। यानी ऑडिटर 4 तरीके के काम अलग अलग करता है। किसी भी फर्म में
4 तरीके के एंगेजमेंट हो सकते हैं। सर कौन से एंगेजमेंट? ऑडिट करने के लिए ऑडिटर होता है, ऑडिट एंगेजमेंट के लिए ऑडिटर होता है, उसको गाइडलाइन करता है ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। एक बार बताइए, आवाज मेरी स्लो तो नहीं आ रही आप तक? ठीक आ रही ना? बाहर थोड़ा शोर ज्यादा है तो मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम आ रही तो मैं थोड़ा अरेंजमेंट करूँ। एक बार बताइए जरा मुझे कि आवाज ठीक आ रही है, बाहर की आवाज तो नहीं आ रही ना? प्लीज जल्दी से बताइए। ठीक है। ऑडिट के अलावा आपको कुछ और काम भी करने उसमें फर्म में होती हैं। फर्म के और भी काम हो सकते हैं। सर एश्योरेंस इंगेजमेंट भी आपने पढ़ा था, उसमें हम SAE लगाते थे। वहाँ का जो स्टैंडर्ड्स था वो SAE स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट बोलते थे। ठीक है। इसके अलावा हमने कहा था रिव्यू इंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट। क्या ये बातें आपको याद है? जिन्होंने चैप्टर लेक्चर 1 से हमें फॉलो किया है वो क्लियर होगा। रिव्यू के बाद कुछ अदर रिलेटेड सर्विसेज भी थी जो सेक्शन 144 में आती थी। 144 में हमने बताया वो रिलेटेड सर्विसेज के लिए अलग एक स्टैंडर्ड्स लगता था, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, SRS लगता था। शायद आपको ये बात पता होगी। तो वहां पर ये 4 तरीके के। अब मुझे बताओ, अगर मैं उस फर्म की बात करूं जो केवल और केवल ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म करता है तो सर ऑडिट फर्म हो गया। अगर मैं उस फर्म की बात करूं जो ऑडिट के अलावा रिव्यू एंगेजमेंट, एश्योरेंस एंगेजमेंट, रिलेटेड सर्विसेज, हर तरीके के एंगेजमेंट परफॉर्म करते हैं, मतलब वो फर्म बड़ी होगी। ऑब्वियस सी बात है, वो बड़ी फर्म होगी तभी इतने तरीके के काम करेगी। उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग ज्यादा हैं। हाँ या ना? तो एक बात तो कंफर्म है सर कि ऑडिट एक छोटा सा दायरा हो जाएगा, एक छोटा सा एक पार्ट हो सकता है उस पूरे फर्म का, एक सेगमेंट हो सकता है, एक टाइप का काम हो सकता है। पर फर्म के पास काम और भी हो सकते हैं जो आप ही लोग करते हो। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ। तो इस हिसाब से हमने SA, SRE, SRS, SAE ये 4 तरीके के स्टैंडर्ड्स भी पढ़े थे चैप्टर 1 में। आप लोगों को एक एक दो दो एग्जाम्पल बताया था, वापस से आज ही पलट करके नोट्स देख लीजिएगा। ठीक है सर। तो हुआ ये था कि वहां पर हमने उस काम के बारे में जाना था, अंडरस्टैंडिंग ली थी कि भाई कौन कौन सा काम क्या क्या कैसे कैसे होता है। फिर हमने कहा चलो काम करना है तो प्लानिंग तो कर लो यार। शादी वाले एंगेजमेंट का काम होता है तब भी प्लानिंग करते हो, तो वहां वाले एंगेजमेंट की प्लानिंग हम क्यों ना करें? वो तो बहुत बड़ा एंगेजमेंट है, वो तो लोगों का भरोसा आपके ऊपर है। तो वहां पर आप प्लानिंग करते हो, स्ट्रेटजी बनाते हो, प्रोग्रामिंग करते हो। तो चैप्टर 2 आपके पास आया और बोला मैं हूं ना आपको समझाने के लिए। ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्रामिंग, ये 3 टॉपिक पढ़े थे, वो चैप्टर 2 में हम लोगों ने कवर किया। उसके सारे क्वेश्चंस किए, सबको अच्छा लगा, सबका कॉन्फिडेंस हुआ, टेस्ट भी हुआ। ठीक है सर। जब हम आगे बढ़े तो हम जान गए कि हमें चाहिए क्या अल्टीमेटली। हमें सर चाहिए, हमें ओपिनियन देना है। और ओपिनियन देने के लिए हमने बताया हमें किसी कंक्लूजन तक पहुंचना होगा। आप ओपिनियन कैसे दोगे? आप कुछ तो कंक्लूड करोगे कि भाई मेरा व्यू पॉइंट ये है, मेरे हिसाब से ये है। यस। और कंक्लूजन तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई बेक किया, किस बेसिस पर आप ये बात कह रहे हो? आज तक तो दुनिया सबूत मांगती है, दुनिया सबूत मांगती है कि कैसे कह सकते हो आप। तो आप तो ऑडिटर हो, आपको कंक्लूजन तक जाने के लिए क्या चाहिए? आपको कोई बेस होना चाहिए ना, कोई किस बेसिस पर आप वो बात बोल रहे हो। हाँ सर। जब आप बेसिस की बात करते हो तो फिर आपको उसके लिए चाहिए ऑडिट एविडेंस, सबूत चाहिए, उसी के बेस पर तो आप बोलोगे। तो जब आपको ऑडिट एविडेंस चाहिए तो ऑडिट एविडेंस के लिए और नीचे आते हो, और क्या काम चाहिए आपको? बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं। हाँ सर। वहां हमने पढ़ा था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। हाँ या ना? और मैं आपको याद दिलाऊं तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंटिटी का भी रैप होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। उसमें एंटिटी खुद असेस कराती है वहां होने वाले मिस स्टेटमेंट्स का। हाँ, अगर एंटिटी ने
एंटिटी क्या करती है, उससे कोई गलती ना हो फाइनेंशियल वगैरह में, रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह में उससे कोई गलतियां ना हो, उसके लिए भी वो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस फॉलो करती है। उसका भी अपना एक सिस्टम होगा। उसके लिए वो इंटरनल कंट्रोल भी लगाती है कि रिस्क को खत्म किया जाए, हाँ या ना। हाँ, और इंटरनल कंट्रोल जो लगाती है उसका पर्पज होता है वो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करे। सर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट वाला अलग है, एंड देखो कंट्रोल तो बहुत सारे होते हैं। एज जनरेटर आपके लिए कुछ रिलेवेंट कंट्रोल होते हैं, कुछ कंट्रोल इररिलेवेंट है, कुछ को आपको समझना होता है, कुछ को ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। कहानी समझ में आ रही ना जो अभी तक पढ़े हैं। सर अब वो कंट्रोल की कहानी ये थी कि कुछ कंट्रोल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस से बिलोंग करते थे, याद आया, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले कंट्रोल जो हैं वो तो हमें ध्यान देने ही देने हैं, वो तो हमारा काम है। यस, क्योंकि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है और ऑडिट किस पे करने जा रहे हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करने जा रहे हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भाई उस पर जो लगा कंट्रोल है वो मेरे लिए रिलेवेंट बात है। अगर कंट्रोल अच्छा होगा तो मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस कम होंगे। बोलो ना। फिर अच्छा ये बात तो समझ में आई, थोड़ा थोड़ा आपको कहानी समझ में आ रही। फिर एंटिटी तो लगाती ही वो भी हम देखते हैं कि एंटिटी का अपना प्रोसेस क्या है, और हम अपने ऑडिट प्रोसीजर के दौरान रिस्क असेसमेंट प्रोसेस करते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अपनाते हैं। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते थे, जिसमें हम कंट्रोल की टेस्टिंग करते थे और डिसाइड करते थे अपना नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। सर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद हम लोग सब्सटेंशियल प्रोसीजर परफॉर्म करते थे, और सब्सटेंशियल प्रोसीजर में होता था क्या, टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या होता था, हम वाउचिंग करते थे, वेरिफिकेशन करते थे दोस्तों, लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे 520 जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने 520 किया था चैप्टर 4 में, शायद चैप्टर 4 में, यस। उसमें क्या करते थे, उसमें हम रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते थे, ट्रेंड को एनालाइज करते थे, कंपेयर करते थे, जैसे रेशियो एनालिसिस करते थे, बहुत सारे काम करते थे। उससे हम रिलेट कर पाते थे, कंपेयर कर पाते थे डेटास को। हाँ, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये हमारा प्रोसेस होता था। फिर हमने एक बात आपसे और कही थी, क्या कही थी कि सर इनके अलावा आपका जो एक तरीका होता है वो वो हमने आपसे कहा था कि सर ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है ना, ये कई स्टेज पे लग सकते हैं, प्लानिंग स्टेज पर, एक्शन स्टेज पर, कंप्लीशन से पहले, होता है या नहीं। और उसमें हमने कहा OICAI, O फॉर ऑब्जर्वेशन एक तरीका है, I फॉर इंस्पेक्शन, C फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नाम का कोई टॉपिक नहीं था, वहां से हमारा क्या था, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस। ठीक है, A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, और लास्ट का I था हमारा क्या, इंक्वायरी। OICAI नाम से हमने मेथड्स पढ़े थे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के कौन कौन से मेथड्स थे, हाँ या ना। अगर आपको समझ में आए तो थोड़ा एक्टिव होके बताते रहिएगा, आपको कैसा लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप कनेक्ट हो पा रहे हो। ठीक है, मुझे पता चलता है इससे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है हमारे पास ये जानने का कि आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब देखो भाई एक और बात, इतनी सारी कहानी हो गई, तो चैप्टर 3 आया, बोला सुनो, ऑडिट प्रोसीजर करना चाहते हो, कंट्रोल को टेस्ट करो ना, इंटरनल कंट्रोल को, और एंटिटी के बिजनेस इन्वायरमेंट को, एंटिटी के इन्वायरमेंट को समझो, अंडरस्टैंडिंग, ऐसे 315। और जब ये हमने किया तो सर चैप्टर 4 में हमने कहा सुनो, ऑडिट एविडेंस का मीनिंग वगैरह बता दो, एविडेंस को ऑब्टेन कैसे करें ये बता दो। तो ऐसे 500 हम लोगों ने किया, और 500 के साथ साथ हमने 501, 505, 510, 520, है ना, और साथ साथ ऐसे 610 भी किया था। वो तरीका था कि हम कैसे कैसे एविडेंस कलेक्ट करें, हाउ टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, वो 500 की सीरीज हमने कवर की थी। अच्छा, चैप्टर 4 तक पहुंचे तो चैप्टर 5 में आए। चैप्टर 5 में था हमारा आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 5 में था।
शायद, या डिफरेंट एंटिटी, अलग अलग एंटिटीज होती हैं। नहीं नहीं, ये आइटम वाला था, आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको ऑडिट कैसे करें। तो हमने कहा इस चैप्टर को अभी रोक दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी का करते हैं, इसको आराम से करेंगे, थोड़ा बड़ा चैप्टर है और बड़े प्यार से हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, समझेंगे, बहुत आराम से उस चैप्टर को करेंगे, चैप्टर 5 और 9, क्योंकि दोनों कवर करेंगे आपके 25 मार्क्स एग्जाम में, और 25 नंबर में इतनी इजीली आपके हाथों से फिसलने नहीं देना चाहता। फिर ये चैप्टर हो गया, तो हमने कहा सुनो सीधा 6 कर लेते हैं। एक काम करो, जितना काम करो उसे डॉक्यूमेंट कर लो। समझ रहे हैं आयुष, उसे डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। आयुष की रामकली आयुष को आई लव यू बोले तो डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, अदरवाइज पलट जाएगी बात से। समझ रहे हो, एक जोक था, सीए, एक किसी सीए को ऐसा बोला गया, रामकली ने किसी सीए से कहा, तो उसने कहा रुको मैं लिख लेता हूँ, बोला ऐसा क्यों, तो बोला इसलिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। वही डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 6, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है, मीनिंग क्या है, क्या फायदे क्या नुकसान, सारी बातें हमने इस चैप्टर में कर ली थी और इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ गए इसका। फिर हमने कहा सुनो यार सारा हो गया, थोड़ा कंप्लीशन और रिव्यू स्टेज पर आओ। कंप्लीशन स्टेज, यहां पर आप सारी चीजें देखते हो, इसमें आपने 6 एसेस पढ़े हैं। कंप्लीशन स्टेज पे ये होता है, हम लास्ट में देखते हैं कि भाई मैनेजमेंट ने की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैनेजमेंट ने ये काम किया कि नहीं किया, हमें क्या जिम्मेदारी, हम क्या कर सकते हैं इसमें, वो सारी चीज़ें देखते हैं। हमने वहाँ 560, 570 और 580, 580 ये एसेस कवर किए, और साथ साथ हम लोगों ने 450, 250, 265 कवर किए। बहुत सारे नए लोगों के मन में आएगा सर एसेस कब, एसेस की अलग सेपरेट सीरीज होनी चाहिए। तो भाई देखो वो अलग लोगों का फैशन डिजाइनिंग टाइप स्टाइलिश लोगों का सिस्टम है, मुझे उतना नहीं आता। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, हर एक ऐसे उस रिलेवेंट चैप्टर का पार्ट है, उसी चैप्टर के साथ कवर करते चलना चाहिए। अलग से ऐसे नाम की कोई चीज नहीं होती, हवा हवाई बना कर आपके मन में डर डर आपके मन में डाल करके, डर का धंधा होता है, आपके मन में इतना डर डाल दिया जाएगा, और ये एसएस कहाँ है, एसएस की अलग बुक आ जाएगी, एसएस की अलग बुकलेट आ जाएगी, एसएस की अलग प्रैक्टिस हो जाएगी, एसएस की अलग मैराथन हो जाएगी। ना बाबा ना, कैसे हो जाएगी यार, जब हर एक टॉपिक से कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे गाइड करता है, और गाइडेंस तो हर एक मोमेंट पे होता है। अब गाइडेंस गाइडेंस एक साथ पढ़ लो, पता ही नहीं कि वो गाइडेंस कहाँ का है, किस जगह का है, क्या लेना देना है। इसलिए कहता हूं इसे 50 मार्क्स अराउंड 40 मार्क्स मिनिमम कवर करता है आपके, लेकिन वो चैप्टर का पार्ट है, उसे अलग से बवाल मत काटिए, क्या रे ऐसे 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 मत चिल्लाइए। ऐसे इसी चैप्टर के साथ साथ है, आप चैप्टर को ध्यान में रखो, चैप्टर के साथ साथ ऐसे रिकॉल हो जाएंगे, जैसे जैसे हम आपके साथ कर रहे हैं। अगर आप ऐसे अप्रोच करते जाओगे, कॉम्प्लेक्स मत करो यार, 6 सब्जेक्ट आपके पास है, जिंदगी में ऑडिट ही नहीं पढ़ना, और भी सब्जेक्ट हैं आपके, उसको सिंपल ही रहने दो। मुश्किल बना करके धंधा करने की जरूरत नहीं है कि चलो ठीक है मुश्किल है इसलिए खरीदना जरूरी है, इसलिए आपको महंगी क्लास करना जरूरी है, नहीं, सिंपल रहने दो। सर चैप्टर 7 हो गया, चैप्टर 8 में हमें पढ़ना था ऑडिट रिपोर्ट। कि ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट हमें जो रिपोर्टिंग होता है ना लास्ट का स्टेज, लेकिन हमने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुको, हम जानते हैं यहां से रिपोर्ट हम कर सकते हैं, अब हमारी इतनी समझ हो गई, लेकिन हमने इस चैप्टर को स्किप किया। 8 से 10 नंबर का एग्जाम में आएगा। फिर चैप्टर 9 में डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आपको होटल में ऑडिट करना है, सिनेमा में ऑडिट करना है, क्लब में जाना है ना, और आपको बैंक में जाना है, बैंक के लिए हालांकि अलग चैप्टर दिया है, ऑडिट ऑफ बैंक्स चैप्टर 10 है, ऐसे बहुत सारी चीजें। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आपको थोड़ा सा इथिक्स सिखा दिया जाए। एमबीबीएस करने वाले लोगों का अलग इथिक है, हर एक प्रोफेशनल का अलग इथिक होता है। आईएएस के एग्जाम में बैठने वाले लोगों को इथिक पढ़ना होता है, लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होगे तो आपके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि क्या इथिक्स हैं हमारे, हाँ या ना। तो ये चैप्टर हमारा है चैप्टर 11 जो आज हम करने वाले हैं, इथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। बहुत सारे लोग वीडियो इस लेक्चर का लेंथ देखेंगे, ऑलरेडी 20 मिनट जा चुके हैं, तो मैं बताऊं ये जो पार्ट हमने डिस्कस किया उन्हें इररिलेवेंट लगे तो वो स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो भाई, हमारा चैप्टर है ऑडिट एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्या सब लोग रेडी हो अब अपने चैप्टर की तरफ? क्या अभी तक की कहानी में कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं,
कहानी ही थी एक। ठीक है, अगले 1 घंटे तक, 1 डेढ़ घंटे तक हमारे साथ ईमानदारी से जुड़िए। इस चैप्टर को आसान बनाने की कोशिश हम करेंगे। जरा अब मुझे बता दो, डन बोलो, क्या हम आगे बढ़ें? क्या आपको बात मेरी समझ में आई? और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी पिछले कल परसों में, कल था शायद, हमारे पे मैसेज आता है। कुछ लोग कहते हैं सर, किसी ने मैसेज किया था, पता नहीं कौन है, कि आपकी नोट्स कॉपीड हैं टोटली, और किसी एक बहुत बड़े टीचर का नाम लेके। आप लोग तो हमारी भी नोट्स देखे हो, और आप लोगों के पास मटेरियल्स अवेलेबल होंगे, बाकी के टीचर्स का भी ढूंढ भी लेते हो, आप लोगों को मिल जाता है। अब तो दिल पे हाथ रख के बताना, क्या सच में हमारी नोट्स कॉपीड हैं? क्या आपको सच में ऐसी नोट्स पहले से आपको मिली हैं कहीं? किसी ने अपने हाथ से लिख कर और मॉड्यूल को कॉपी करते हुए, मॉड्यूल को आपको कंफर्टेबल करते हुए बनाकर दिया है क्या? अगर दिया हो तो अच्छी बात है, पर क्या सच में लगता है कि नोट्स कॉपीड हैं? एक बात बोलूं, अपने ना हमारे पास, हमें आपको पढ़ाने के लिए मोटिवेशन का कोई दूसरा सोर्स नहीं है भाई। सोर्स दो ही होते हैं, आपका एप्रिसिएशन या फिर मनी, यानी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन और कंसिडरेशन तो हमारे लिए मोटिवेशन फैक्टर है ही नहीं, वो तो डिमोटिवेट करने वाला फैक्टर है, क्योंकि मैं सिंगल पैसे भी चार्ज नहीं कर रहा हूं। तो हमारे पास दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा ये है एप्रिसिएशन, और एप्रिसिएशन मिलता है आपके कमेंट, आपके फीडबैक, आपके पॉजिटिव निगेटिव। निगेटिव कमेंट अलग बात है, आपका सजेशंस बहुत वैल्यूएबल है, मुझे निगेटिव कमेंट्स एक्सेप्टेड हैं, पर गलत नहीं ना। तो मैं दिल से कहूं तो मैं जिन जिन नोट्स को बनाने के लिए मैंने 6-6 घंटे लगाए, अगर अचानक से जस्ट एक सिंगल लाइन ये बोल दी जाए, उसे तो सिंगल लाइन करने में टाइम नहीं लगता, एक सिंगल लाइन में, सर योर ऑडिट नोट्स आर कॉपीड फ्रॉम फला 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 XYZ। और जब मैंने ये सुना तो मैंने सोचा चलो देखते हैं। जब यूट्यूब पे उन टीचर्स का सर्च किया तो मैंने देखा कि वो तो नोट्स बना के देते ही नहीं है। उनकी तो 200 पेजेस की मैंने जानकारी किया, क्योंकि भाई अगर लोगों में कंफ्यूजन है तो मेरा हक बनता है कि ये मैं देखूं, मैं सर्च करूं, मेरे भी दिमाग है, मैं भी देखो भाई दूसरे जनरेशन का नहीं हूं, आप ही के साथ ही हूं, आप ही के जनरेशन का हूं, आप ही के, हमारे आपके बीच में एज गैप उतना बड़ा नहीं है जो उन बड़े बड़े टीचर्स लोगों का है। ये बात आप भी जानते हो। हम आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप कंफर्टेबल हो जाओ, आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सको, आप हेजिटेट ना हो, कभी भी आप कॉल कर सको, कभी भी अपने मन की बात बता सको, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको। और ये सब हम कराने की कोशिश करते हैं। कोशिश करना हमारा काम है, जरूरी नहीं है। लेकिन क्या उन, मतलब सबको आप, ऐसे होता है कि रात में 2 बजे आप कॉल कर सकते हो किसी भी ऐसे टीचर्स का जो ऑलरेडी बहुत बड़े हों? आप करके देखिए एक बार, अगर आपका कॉल रिसीव हो जाए, आपके मैसेज सीन हो जाए रात के 2:30 बजे, तो बताइएगा। मैं भी कल रात में 3 बजे मैं नोट्स भेज रहा था ग्रुप में, किसी ने मांगा तो 2:30 बजे के आसपास, 2:30 बजे मांगा तो मैं 2:30 बजे भेजा यार। और अगर एक सिंगल लाइन बड़े इजिली, आराम से अपने कमरे में बैठ करके, लाइब्रेरी में बैठ करके पानी पीते हुए कोई डाल दे कि आपके नोट्स टोटली कॉपीड हैं, बुरा लगता है यार। और खास तौर पे जब एक एक चैप्टर के लिए 6-6 7-7 घंटे आप लगा करके बैठो, बहुत मेहनत से नोट्स बनती है। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के नोट्स बनाता हूँ, एक चैप्टर बनाने के लिए मुझे 3 दिन लग गए, क्योंकि मुझे इस तरह बनाना है कि आपके दिमाग में सेव हो जाए। ऐसे तो पढ़ाना, मैं बुक उठाऊंगा पढ़ा दूंगा, इजी लगेगा। तो मेरे पास एप्रिसिएशन का, मोटिवेशन का कोई और सोर्स नहीं है। आप ही लोग हो, आप ही लोग जहां चाहो वहां पहुंचा सकते हो। आप ही लोग चाहो तो बिना वजह का ये भी कह सकते हो कि हाँ कॉपीड है नोट्स, ये है वो है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। पर जब नहीं होती तो बुरा लगता है। सजेशन सार हमेशा उनका स्वागत है, हमारे उसमें सजेशंस हमेशा मांगते हैं हम आपसे। रियल फीडबैक दीजिए, पर झूठा मत दीजिए। नोट्स तो कॉपीड नहीं है दोस्त, बताइए अगर ये नोट्स कहीं मिल जाए तो। 200 पेजेस की नोट्स है लोगों की, मैं 80 पेज में बना के दिया हूँ। मैंने देखा जिन टीचर का नाम लिया था उनके 200 पेजेस की नोट्स है ऑडिट की, और वो नोट्स नहीं रिवीजन नोट्स हैं, मेन मॉड्यूल नहीं है। मेन मॉड्यूल तो 3-3 बुकलेट थी। अब मुझे बताओ, 200 पेज आप एग्जाम में याद करो और मैं आपको 80 पेज में दे रहा हूँ, फिर आप कह दो कॉपीड हैं, बुरा लगता है।
ऐसे में फिर डीमोटिवेशन होता है। आखिर इतने मेच्योर्ड होने का मतलब इतने बड़े नहीं है कि हम इतना भी झेल पाए, बुरा लगता है। चलो जी, चैप्टर 11, इथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब छोड़ो ये सब, ये तो काम ही है लोगों का, करते रहेंगे। आप लोग अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी मैं देखता हूँ, इतना तो है कि संभाल सकता हूँ इन लोगों को। 4 टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं, पूरी क्लैरिटी के साथ समझना। सिर्फ 4 टॉपिक आपके पास हैं। एक है एसे 210, एक है 220, तीसरा है एसक्यूसी जिसका नाम है सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, और चौथा टॉपिक है हमारा इथिक्स। ठीक है, हमारे पास 4 टॉपिक हैं टोटल। सब लोग एकदम रेडी हो। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 8 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। अगले 1.5 घंटे तक हमारे साथ बने रहोगे तो वो मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस हो जाएंगे। अदरवाइज इसके 2 लेक्चर कर लेंगे, हमें बहुत जल्दी नहीं है। सबसे पहले आज हमारा टारगेट इन 2 टॉपिक का है, ऐसे 210 और ऐसे 220। ठीक है, तो देखो भाई, 4 टॉपिक में पढ़ना क्या, ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताना, अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको अपने काम के लिए अपने काम की क्वालिटी मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है? दिल से बताइए, क्वालिटी मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है? आई थिंक आपको भी ये बात पता है कि ऑडिटर जो मेन है, जो प्रिंसिपल है, वो उसकी जिम्मेदारी है। बोलो ना, जिसे हम एंगेजमेंट पार्टनर भी बोलते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर। अगर आदित्य, आयुष, अंजलि, ये सभी सारे लोग गए हैं ऑडिट करने, तो उस पूरे ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी? जब ऑडिट आप करने चले थे तो ऐसे 200 आके खड़ा हो गया था, बोला सुनो अपना ऑब्जेक्टिव जान लो। हमने कहा ठीक है, मैं जान लिया मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर मैं आगे बढ़ा तो 210 आ गया ये आपके सामने। बोला रुको रुको रुको, कहाँ जा रहा हूँ? मैंने कहा ऑडिट करने जा रहा हूँ। बोला सुनो, ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप बताओ, आपको पता है ना, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखना है। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पता है ना? हमने कहा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, कर तो लिया मैंने। तो उसने कहा ना 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 ना, जब जो ऑडिट आप करने जा रहे हो, आप में और आपके क्लाइंट में कुछ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होंगे, कुछ डिस्कशन हुए होंगे जिस पर आपने एग्री किया होगा, तभी ऑडिट करने जा रहे हो। हमने कहा हाँ। तो कहीं आपको मालूम था, आपको मालूम है एग्री करने से पहले, एग्री करने से पहले आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ध्यान से सुनो। हमने कहा कौन सी है? तो अभी हम इसके लिए पढ़ेंगे एसे 210 जो यहां पर है। कहां गया सर? ये देखो, एसे 210। क्या इतनी बात समझ में आई? 210 बोलेगा अपनी जिम्मेदारी जानो, ऐसे मत एग्री कर लो किसी को। एंगेजमेंट एग्री कर रहे हो तो उसके जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हैं, जो टर्म्स कंडीशंस हैं, उनको क्या गाइडलाइन दिया है इसे 210 में, कैसे एग्री करोगे, वो हम यहां पढ़ेंगे। उसको हमने लास्ट में रखा है जानबूझ करके, पढ़ेंगे पहले, नेक्स्ट। फिर हम कहें ठीक है भाई, हो गया, मैं समझ लिया, समझ गया, आगे बढ़ा तो 210 आया, 210। कहा ए सुन, हमने कहा हाँ, कहां जा रहे हो? ऑडिट करने। क्या सारा काम हो गया? हमने कहा हाँ, 200 को भी कंप्लाई किया, 210 को भी किया। तो 220 बोला एक बात सुनो, क्वालिटी में कमी आई ना तो तमाचा मार दूंगा। हमने कहा कैसा? बोले क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने जा रहे हो, क्वालिटी का ख्याल रखना। आप अपने घर पे जब आप अभी पेंटिंग वालों को बुलाया होगा दिवाली के लिए, साफ सफाई वालों को, तो साफ साफ बार बार बोला होगा सुनो ये ना डबल कोट करना, ये ट्रिपल कोट करना, ये कलर खराब है, ये ऐसे करना, ये वैसे करना, क्वालिटी मेंटेन करना। आप बताओ, व्हाइट वॉशिंग वाले को इतना बोलते हो, और क्या आप ऑडिट जैसा इतना बड़ा काम करने जा रहे हो तो आपको कोई ना रोके? हाँ रोकेगा, क्वालिटी मेंटेन करना ये आपकी जिम्मेदारी है। किसकी, कब, कैसे, वो आगे अभी पढ़ते हैं। कहानी समझ में आनी चाहिए, अगर ये पिक्चर क्लियर है सब कुछ इजी लगने लगेगा। सर ने कहा ठीक है, मैं ऑडिटर हूं, मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं ख्याल रखूंगा, मैं क्वालिटी मेंटेन करूंगा। कैसे करूंगा समझा जाएगा। फिर और आगे बढ़े, मेरा तो काम हो गया,
लेकिन एक और बात है, ध्यान से सुनना। क्या बात है? बहुत ध्यान से। ये कंफ्यूजन एग्जाम से पहले आएगा, ग्रुप में मैसेज करोगे आप हम ही को, इसलिए वो टाइम ना आए, आपको अभी क्लियर कर दूं। क्या होता है, एक और बात होती है। सर आवाज आपकी हमारी आ रही ना ठीक से? थोड़ा सा ये माइक भाग रहा है। हाँ सुनो मेरी बात, क्या ख्याल रखना होता है, पूरा जो फर्म है, अभी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक कहानी सुनाई तो आपको लगा कि ये कौन चैप्टर की बात कर रहे हैं। सुनो, जब आपने चैप्टर 1 किया तो आपने एंगेजमेंट के टाइप पढ़े। कितने टाइप के सर? 4। एसए ऑडिट के लिए, एसआरई रिव्यू के लिए, एसएई एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए, और एसआरएस पढ़ा हमने रिलेटेड सर्विसेज के लिए। ये चारों टाइप के एंगेजमेंट किसी एक फर्म में होते होंगे ना। हाँ ये अलग बात है, ऑडिट वाले ऑडिट करते होंगे, रिव्यू वाले रिव्यू करते होंगे, रिलेटेड सर्विस वाले रिलेटेड सर्विसेज परफॉर्म करते होंगे, पर एक ही घर के नीचे, एक ही छत के नीचे ये सारे काम होते तो होंगे ना। उनमें टीम बटी होगी, ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे, ये वो करेंगे। जैसा एंगेजमेंट वैसे टाइप के लोग भेजे जाते होंगे जो उस काम में एक्सपर्ट होंगे। हाँ, जैसे केपीएमजी और डिलॉयट जैसे हैं, तो वहां ऐसा होता होगा। यस और नो? यस। तो मेरी बात सुनो, अब हमने ऑडिट के लिए यहां पर क्वालिटी मेंटेन करने के 220 बिठाया है। समझ लो कंपनी में एक जनरल मैनेजर बिठा दिया है, लेकिन टॉप लेवल पर सीईओ का जिम्मेदारी क्या है? उसकी जिम्मेदारी है उस पूरे एंटिटी में। ठीक वैसे ही यहां भी समझ लो एसक्यूसी की जिम्मेदारी। एसक्यूसी क्या है? सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये क्या है? 220, इसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फर्म, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये स्पेशली ऑडिट की क्वालिटी की बात करता है और ये पूरे फर्म की क्वालिटी की बात करता है। ये उस फर्म में बनाया जाता है, जो पूरा फर्म है जहां पर चारों सर्विस होती हैं, वहां पर क्वालिटी कंट्रोल का कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई प्रोसीजर होना चाहिए पूरे फर्म में। लाइन धुनना, यहां पर ना पेंसिल से लिख लेना अपने नोट्स में, पूरे फर्म में। और ये उस फर्म की केवल एक एक्टिविटी की बात कर रहा है, दैट इज ऑडिट एंगेजमेंट। आई होप बात समझ में आई होगी। और अगर ये बात करूं तो बोलेगा सुनो ना, ऑडिट की क्वालिटी भी ध्यान रखनी है और रिलेटेड सर्विसेज भी होने चाहिए, एश्योरेंस एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट, ये सारे के सारे जो एंगेजमेंट है ना, ये सब पर क्वालिटी, सब क्वालिटी मेंटेन करें। और सब पर क्वालिटी मेंटेन करना है तो इंडिविजुअल तो अलग अलग हैं, हमें पूरे फर्म के ऊपर एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर बनाना चाहिए या नहीं? जवाब दो हाँ या नहीं। घर में छोटी बहन को बड़ा भाई पढ़ाता है, उससे बड़े वाले को उससे बड़ा। जैसे मैं अपने घर में छोटा था तो मुझे कौन गाइड करता था? मेरे भाई गाइड करते थे। उनसे बड़ा, अच्छा बहन मेरी कोई थी नहीं, तो थी नहीं है, तो थी नहीं है नहीं में फर्क होता है। तो उनसे बड़ा, उनके ऊपर भी कोई ना कोई उस पर कंट्रोल करता है या ना? उनको गाइड करता है, उन पे कंट्रोल करता है, उनकी क्वालिटी का ध्यान रखना है, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई होता है। समझ रहे हैं? हाँ, बात तो कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। और पूरे घर के लिए जो बरगद के पेड़ जैसा खड़ा होता है वो हमारा बाप होता है। बात समझ में आई? और जब घर के बड़े भाई लोग बड़े हो जाते तो पूरे घर का जिम्मेदारी ले लेते हैं। छोटा पौधा बड़ा होकर के माँ बाप भी उसकी छत्र छाया में आ जाते हैं। सेम वही प्रोसेस है। 220 वो हमारा बड़ा भाई है जो छोटे भाई का ख्याल रखता है। एसक्यूसी वो हमारे पिताजी हैं जो पूरे के पूरे फैमिली का ख्याल रखते हैं। आई होप अब ये कभी गलती नहीं होगी। और मैंने यहां लिख के आपको नोट्स में दिया, एलिमेंट्स आर सेम। क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट होंगे कि भाई हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कहां कहां क्वालिटी मेंटेन करनी है। अब क्वालिटी मेंटेन करने का मतलब हवा में थोड़ी ना हो जाएगा, कुछ तो क्लियरिटी होनी चाहिए ना कि क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, कहां मेंटेन करनी है। हाँ, तो जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है दोनों में, क्योंकि क्वालिटी दोनों जगह है तो क्वालिटी के एलिमेंट तो सेम होंगे, लेकिन वर्डिंग्स चेंज हो जाएगी हमारी बुक में। वर्डिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट। इनका ऑब्जेक्टिव केवल ऑडिट को लेकर के है, इनका ऑब्जेक्टिव पूरे फर्म को लेकर के है, ये चेंज हो जाएगा। अब इतना अगर बात समझ में आ गई तो मैं कहानी को आगे बढ़ा दूं। बस एक बार मुझे परमिशन दो, एक बार। अभी तक क्या कैसा लगा एक बार बता दो।
हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बोलो, बढ़ा दें आगे। अब ये 220, और आप दिमाग चलाना, ध्यान से समझना मेरी चालाकी को। 220 और SQC1 दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नीचे नोट्स में लिखे हुए हैं। आप अपना नोट्स ओपन करिए, देखिए बिल्कुल सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। मतलब सर, पहला वाला पॉइंट पहले वाले पॉइंट के नीचे, क्यों? ताकि आप कंपेयर करके आसानी से रिकॉल कर सको एग्जाम में। अगर मैंने इन बातों का ख्याल रखा है तो आप भी कुछ बातों का ख्याल रखिए। देखिए कितना सिस्टम। पॉइंट नंबर 2 वहां पर है, ठीक है सर, यहां पे भी मैंने उसी तरीके से जो जो था वैसे ही वैसे मैंने लिख कर दिया है। कोशिश किया कि आप दोनों को सेम पेज पर अगर ऊपर नीचे होगा तो आसानी से कंपेयर करोगे, फिर वर्डिंग्स में क्लैरिटी हो जाएगी, फिर आप एग्जाम में एक ही बात याद करोगे, वर्डिंग्स चेंज करके मजेदार तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट कर दोगे। हाँ सर। फिर हम लोग इथिक्स पढ़ते हैं। इथिक्स, मैनर्स, क्या बातें ख्याल रखनी है, हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं ऐसे 210, ठीक है। तो हम शुरू कहां से करें? आज का हमारा टॉपिक क्या है? आप लोग मुझे एक बार बताओ, क्या आज इस चैप्टर को एंड करने के मूड में हो? तो थोड़ा टाइम लगेगा, 39 मिनट हो गए हैं। कोशिश करूंगा कि 20-20 मिनट में ये सारे लग जाएं, यानी 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लग सकता है। अगर आप लोग परमिशन दोगे तो चैप्टर को एंड कर देंगे, अदरवाइज 2 लेक्चर में करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 210 की। मुझे जरा बताइए 210 ने क्या बोला था? 210 में क्या बोला था? उसने बोला था, मैं ऑडिट करने जा रहा था, 210 आकर के सामने खड़ा हो गया, कहां जा रहे हो? ऑडिट करने। हाँ, टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट को एग्री किया आपने? हमने कहा हाँ, हाँ, हाँ। हमने कौन से टर्म्स बोला? सुनो कौन से टर्म्स। चलो सुनो फिर कौन से टर्म्स। सबसे पहले ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्या है? अगर आपको कहानी क्लियर है तो वर्ड टू वर्ड क्लियर होना चाहिए। इज टू एक्सेप्ट एन ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच इट इज टू बी परफॉर्म्ड हैज बीन एग्रीड। जो बेसिस है वो पूरा एग्री होना चाहिए। अगर आप एग्रीड नहीं हो, अगर आप एग्रीड नहीं हो तो आप ऑडिट करोगे क्या? आगे नहीं करोगे, वहीं रुक जाओगे, आगे बढ़ोगे ही नहीं। तो एग्री होना चाहिए, पर एग्री किन टर्म्स को लेकर होना चाहिए? आओ पढ़ते हैं। पहला, अब दो चीजें देखो। क्या देखो? कि क्या प्री कंडीशंस एग्जिस्ट कर रहा है? प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट। प्री कंडीशंस क्या? देखो ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है ना, कुछ प्री कंडीशंस हैं, मतलब ये चीजें तो होनी ही होनी चाहिए। कौन सी? क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कंपनी ने, जो एंटिटी ने यूज किया है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं? सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपने कभी बताया? बताया था, आप भूल गए होंगे। सर अगर आप इसकी बात करो तो आपको पता है फ्रेमवर्क कौन कौन से होते हैं? एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, और दूसरा हमारा क्या होगा? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ये होता है कि नहीं? बोलो ना बोलो। शायद आपको याद हो, ये माने हमने आपको ये बातें बताई थी। तो जो एफआरएफ है ना, ये हमारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो जो फाइनेंशियल, जो एंटिटी, जिस एंटिटी में ऑडिट करने जा रहे हैं, उनके टर्म्स और कंडीशंस हैं। एक सेकेंड आप लोग रुकेंगे, एक कॉल आ रही, मैं जरा देख लूं।
हाँ जी, क्लियर है सब? चलो देखो, पहली बात तो हो गई सर। अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरी बात क्या थी कि हमें एग्रीमेंट ऑब्टेन करना है। कैसा एग्रीमेंट? मैनेजमेंट से एग्रीमेंट ऑब्टेन करना है दैट इट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट, सुनो मैनेजमेंट, हमने कहे हाँ, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मालूम तो है ना। और इसको आप कनेक्ट कर सकते हो WR से। याद करो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऐसे 580 में भी आपने कुछ पढ़ाई की थी। थोड़ा कनेक्ट करके, दोनों दोनों को मिक्स मत करना, दोनों का ध्यान रखना। वहां पर मैंने वर्डिंग्स क्लियर की थी। ठीक है, कहें कौन कौन सी जिम्मेदारी, जरा सुनो। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनना चाहिए। ठीक है, preparation of financial statement in accordance with applicable financial reporting framework and fair presentation framework। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके लिए ऑडिटर को अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो एक्नॉलेजमेंट है, उसके नॉलेज में ये बात है कि नहीं। आप उससे एग्रीमेंट ले लो। तुम्हें पता है, ऐसे बोलो, तुम्हें पता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तुम्हें बनाना है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और या फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। वो उसी का पार्ट हो गया। यहाँ पर वर्डिंग्स आपके मॉड्यूल में जो है हमने वही कॉपी किया है। ठीक है, हाँ सर। दूसरा, हम बोलेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाना है ना, क्योंकि मैं ऑडिट करने जा रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसे बनाने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल नेसेसरी हैं, जरूरी इंटरनल कंट्रोल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन से रिलेटेड है, उसके लिए नेसेसरी है, बोलो, वो आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, तीसरा, टू प्रोवाइड द ऑडिटर्स विद, और ऑडिटर को आपको तीन बातें और बतानी है। ऑडिटर को आपको तीन चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। हमने कहा, उसने पूछा कौन सा, हमने कहा सुनो, पहली बात तो सारे की सारी इंफॉर्मेशन की जानकारी दो, एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन। ऑडिटर जो चाहे वो पूछ सकता है, आप लोग भी जानते हो भाई, एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, छिपाओ नहीं कुछ। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ जाए तो आपको वो भी मिल जानी चाहिए। एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन जो उसको लगता है ऑडिट के लिए जरूरी है। और पूरे के पूरे एंटिटी में वो किसी भी पर्सन से रिस्ट्रिक्ट मत लगाओ, उसे बातचीत करने में, एक्सेस करने में, इंक्वायरी करने में। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन विद इन द एंटिटी। अब मुझे बताओ, क्या आपको याद रहेगा? हाँ सर, ऐसे 210 कहता है, ऐसे 210 कहता है कि अंडर ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म करने से पहले आपको कुछ चीजों पर एग्री होना चाहिए। हमने कहा कौन सी चीजों पर एग्री होना चाहिए? तो 210 ने कहा, अगर प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट है, तो उसमें देखो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो जिसके हिसाब से एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। दूसरा, उससे एग्रीमेंट ले लो कि उसे कुछ बातों के बारे में पता है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बातें कौन सी थी? कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बनाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। और दूसरा, इट इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री हो, इसके लिए, ये बनाने के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाना जरूरी है। कौन से इंटरनल कंट्रोल? विच आर नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो ऑडिटर, वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और मैनेजमेंट एक और बात को एक्नॉलेज करेगा कि हाँ हाँ हाँ, मैं सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस दूंगा, हाँ हाँ हाँ, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा, यस, मैं अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दूंगा टू द पर्सन विद इन द एंटिटी। आपको मना नहीं करूंगा कि आप उनसे मत बात करो, इनसे मत बात करो। ये हमारा 210 है। और इसके अलावा एक बात और है, प्री कंडीशंस के अलावा एक बात है, कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉर द टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी हो सकती हैं आपस में, म्यूचुअली वो आपस में एग्री हो जाते हैं। मुझे बताओ, आप क्या ऐसे लिख लोगे एग्जाम में कि एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में क्या होता है कि
व्हेन वेदर प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट, देन ये 2 पॉइंट, फिर इसके पॉइंट, फिर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, लैंग्वेज भी बताई, लैंग्वेज लिखा भी है, बहुत ज्यादा इसमें हेर फेर करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे में सम कॉमन अंडरस्टैंडिंग फॉर द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये ऐसे 2-10 क्लियर हो गया। अगर आपको इसमें कुछ कठिन लगा हो तो बताओ, अदरवाइज आगे बढ़ें। अगर ये 2-10 क्लियर हो गया तो आओ थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं हम। ये उल्टा क्यों कर रहे हो सर? कर रहे हैं, मेरी मर्जी। आप चाहे सीधा पढ़ना चाहे उल्टा। क्लियर हो गया? यस। आगे बढ़े हम इथिक्स पे। आप इथिक्स जरूरी है, एक बात तो कंफर्म है दोस्त, ये बात मैं बार बार कहता हूं, आपसे एक बात फिर कहता हूं इसको पढ़ने से पहले, कि आप कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो, महंगी गाड़ी, महंगे बंगले, महंगी शॉप, सब कुछ कर लो, अल्टीमेट पर्पज आपकी लाइफ का हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस केवल एक चीज से नहीं आ सकता। हैप्पीनेस आने के लिए 3 चीजें चाहिए। वो 3 चीजें कैसे होती हैं? एक आपका वेल्थ, एक आपका हेल्थ, और एक आपकी कम्युनिटी। हेल्थ और वेल्थ, हाँ ये सच है कि उसी वेल्थ के लिए आप आज यहाँ क्लास में बैठे हो, ताकि आने वाले टाइम में हम सब वेल्थ जनरेट कर सकें। और हेल्थ आपके ऊपर है, इसीलिए मैं बार बार इस बात पे फोकस करता हूं, मेडिटेशन जरूर से जरूर करें। याद रखना, फिजिकल हेल्थ, आपने देखा है बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को फांसी लगाते हुए, आपने देखा है बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को एक छोटी सी इवेंट की वजह से टूटते हुए, बिखरते हुए। पर जो मेंटल लेवल पर स्ट्रांग है ना, वो कभी टूटता बिखरता नहीं है। उसकी डिसीजन मेकिंग पावर जबरदस्त होती है या नहीं? और इसीलिए फिजिकल हेल्थ तो इंपॉर्टेंट है, पर मेंटल हेल्थ आपका उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आपका पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये हो गई हेल्थ की बातें, इसको नजरअंदाज मत करिएगा। और इसके अलावा आप अगर कम्युनिटी की बात करो तो कम्युनिटी को कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे एक आपके फ्रेंड्स की कम्युनिटी, एक आपकी फैमिली। फ्रेंड्स और फैमिली, ये 2 अलग अलग कम्युनिटी होती हैं। और ये क्यों? अगर आपके अंदर इथिक्स है, मैनर्स हैं, आपका नेचर अच्छा है, इथिक, हालांकि यहां पर इथिक हम कंप्लीटली सीए के लिए पढ़ेंगे कि हमारे प्रोफेशन में क्या क्या कैसे कैसे करना है। बट यार क्यों भूल जाओ आप कि हमारी लाइफ उस प्रोफेशन से अलग हटके भी है। और जो अलग हटके प्रोफेशन है, अब अगर आदित्य, अंजलि और आयुष, ये सारे लोग हैं, अगर इनका नेचर अच्छा है, इनका करेक्टर अच्छा है, स्ट्रांग करेक्टर, उसूल अच्छे हैं, तहजीब अच्छी है, ये सारी चीजें अच्छी हैं, तो एक स्ट्रांग कम्युनिटी बिल्ड होती है। इस बात से आप एग्री करोगे? उस कम्युनिटी में आपकी फैमिली आपके पैसे कमाने पर आप गुरूर करे ना करे, पर कम से कम आपके लिए कभी शर्मिंदा नहीं होगी। आपके उस स्ट्रांग कैरेक्टर की वजह से, आपके उस नेचर की वजह से, आपके मैनर्स की वजह से, एटलीस्ट उस मोमेंट पर वो प्राउड फील करेगी। इवन आप एक पैसा कमा के आपकी फैमिली को नहीं दे रहे हो फिर भी। तो कम्युनिटी बिल्ड होती है आपके इन्हीं सारी चीजों से। और कम्युनिटी, हेल्थ और वेल्थ, ये तीनों चीजें अल्टीमेटली हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। तो केवल वेल्थ के चक्कर में, सीए करने के चक्कर में आप अंबानी तो नहीं बन जाओगे ना। इस जनरेशन में तो नहीं बनोगे, नेक्स्ट जनरेशन आपकी आएगी, वो आगे बढ़ाएगी आपका पूरा, तो फिर बन सकते हो। इस जनरेशन में तो नहीं बनोगे। इस जनरेशन में हमारे और आपके हाथ में कुछ है, तो हमारे एडिकेट्स, हमारे मैनर्स, हमारे इथिक्स, हमारे वैल्यूज, ये बात आप समझो। तो उन वैल्यूज को, उन इथिक्स को नजरअंदाज न करना, क्योंकि वो हमारी कोर कंपिटेंसी है। हमारे पास पैसे कम हो सकते हैं, पर ये चीज है, और इसमें तो हमसे आगे कोई नहीं जा सकता, ये हमारे हाथ में है। तो प्लीज इसको ध्यान रखना। लाइफ छोटी सी है, बहुत मजे से ऐसे इन चीजों को फॉलो करो, जरूर से जरूर शामिल करो, इसे हल्के में मत लो। अब अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ इथिक्स के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग। मुझे एक एक 4 बातें आपको बतानी है। अब ये बात हमारी लाइफ से अलग हट करके है, हमारी लाइफ से अलग। अब ये बात हमारी आपकी लाइफ की नहीं, हमारे प्रोफेशनल लाइफ की है। तो नॉर्मली तरीके से कहें तो इथिक्स का मतलब वो मोरल प्रिंसिपल्स विच गवर्न्स अ पर्सन्स बिहेवियर, जो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पर्सन के बिहेवियर को
गवर्न करता है, या उसके कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी की बात उसे गवर्न करता हो। आप कौन सी हरकतें कर रहे हो, आप कौन सी हरकतें कर रहे हो। बीइंग अ मेल पर्सन, मैं यहां बैठे आप सबसे यही कहूंगा कि आप अगर आपको लगता है कि आप रास्ते चलते लोगों से आपका बॉडी लैंग्वेज क्या, आप लोगों से क्या बिहेव करते हो, क्या एक्ट करते हो, वो कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी है। वो भी आपका क्या है, इथिक्स ही है, मोरल प्रिंसिपल्स हैं। और आपके मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, आप लोगों से उतनी बात वही बात करो जो वो कंफर्टेबल हो। ठीक है, खैर अब उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, एक जगह मुझे। तो मोरल प्रिंसिपल्स विच गवर्न्स अ पर्सन्स बिहेवियर आर हिज कंडक्ट ऑफ एन एक्टिविटी। यस, और हाँ, ये तो रही सबकी बात। अगर मैं सीएस की बात करूं तो सीएस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहैंसिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर। आपकी जिम्मेदारी क्या है, जो इंटेंडेड यूजर हैं किस चीज के, आप ऑडिटर हो या आप ऑडिटर नहीं हो, बाकी के एंगेजमेंट परफॉर्म करते हो, रिव्यू एंगेजमेंट और 4 एंगेजमेंट बताए, तो आपने वो जो परफॉर्म किया, यूजर्स तो है ना उसके। अगर मैं पर्टिकुलरली अभी ऑडिट की बात करूं तो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करते हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, इन्वेस्टर्स हैं, बैंक है, बहुत सारे लोग हैं, हाँ, मैनेजमेंट है, उनका उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहैंसिंग कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। Therefore, they are expected to fulfill all their responsibility in ethical and professional manner. इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है, आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि आपने अपना सारा काम ईमानदारी से किया होगा, इथिकल और प्रोफेशनल मैनर में किया होगा, क्योंकि आपका इथिक्स, आपका प्रोफेशनल मैनर जो है वो आपने कंप्रोमाइज किया तो सीधी सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उतना ट्रू एंड फेयर नहीं है जितना आप बता रहे हो, और इसकी वजह से आम पब्लिक का, लोगों का, यूजर्स का कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। और एक बार किसी का भरोसा गिरा ना, कॉन्फिडेंस गिरा ना, तो आपका प्रोफेशन वहीं का वहीं, आपकी डिग्री रखी की रखी रह जाएगी। तीसरी बात अगर मैं करूं तो सीए की बात कर रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सीए इधर इन प्रैक्टिस और इन सर्विस, आपके पास, मैंने पहले लेक्चर में बताया, या आप प्रैक्टिस करते हो या आप सर्विस करते हो, हैज टू अबाइड बाय इथिकल बिहेवियर। बात समझो, अगर आप कल के जॉब करते हो किसी कॉर्पोरेट में सीए बन के, वहां पे भी आपको अपने इथिकल बिहेवियर से बंधे रहना पड़ेगा, अपने उसूलों से, अपने करेक्टर से, अपने वैल्यूज से, अपने इथिक्स से आपको जुड़ाव रखना पड़ेगा, बंधे रहना पड़ेगा, उससे अलग हटके आपको जीना नहीं चाहिए। ये रही बात सीएस की। और आपके अपने रियल लाइफ में भी आपके कल्चर, आपके संस्कार, आपके इथिक्स, मैनर्स, उसूल, बिहेवियर, आपके घर के रूल्स, आपको उनसे बंध के काम करना जरूरी है। तो सीएस चाहे वो प्रैक्टिस में हो, चाहे वो नौकरी कर रहे हों, उन्हें अपने इथिकल बिहेवियर से बंध करके चलना चाहिए। आईसीएआई ने इसके लिए डिजाइन किया है और इंप्लीमेंट किया है कुछ इथिकल रिक्वायरमेंट। जैसे हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ उसूल बना देते हैं, लेट नाइट्स नॉट अलाउड, ड्रिंकिंग स्मोकिंग नॉट अलाउड। हमारे फैमिली के लोग, हमारे माई बाप, हमारे भाई बहन जो बड़े हैं हमसे, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ रूल्स डिसाइड किए हैं। वैसे ही आईसीएआई ने हमारे लिए कुछ इथिकल रिक्वायरमेंट बताया है कि आपको इन्हें फॉलो करना चाहिए। हमने कहा कौन सा, तो आईसीएआई ने हमें बताया कि उसे बोलेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपके एग्जाम में लिख के आएगा, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं आपको बताना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई। तो फोर्थ पॉइंट आप ये कह सकते हो कि अगर कोई डेविएशंस हो जाए, डेविएशंस मतलब चेंजेस, डेविएशंस मतलब जो एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं हुआ, एनी डेविएशन फ्रॉम इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग्स डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म इनटू एक्शन अगेंस्ट सीएस। आईसीआई तुरंत एक्शन लेगी, आपके मेंबरशिप नंबर छीन लेगी, समझ रहे हो, आप पर बैन लगा सकती है, आपकी डिग्री छीन सकती है,
मेंबरशिप नंबर छिन गया मतलब डिग्री ही छिन गया। बात समझ में आई? अगर आप अपनी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागे, मिसकंडक्ट में पाए गए, कोई डेविएशंस मिला जो नहीं होना चाहिए था, आप वैसे निकले, तो आईसीआई तुरंत डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म के हिसाब से वो एक्शन लेगी सीएस के अगेंस्ट में जो ऐसा काम करेंगे, और ये मे रिजल्ट इन फाइन, फाइन देना पड़ सकता है, सस्पेंशन हो सकता है। और सस्पेंशन कैसा? मेंबरशिप नंबर का सस्पेंशन। क्या आपको ये बात समझ में आई? आई होप आपको बात समझ में आई। अब यहां पर एक बात और है कि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है सर प्रोफेशनल इथिक्स के? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स। तो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हमने यहां थर्ड पॉइंट में पढ़े, फोर्थ पॉइंट में पढ़े कि आईसीआई ने हमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए हैं थर्ड पॉइंट में, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। अगर नहीं कर पाते तो हमारे खिलाफ एक्शन ले सकती है, फाइन लगा सकती है, मेंबरशिप नंबर छीन सकती है ना? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं क्या? हमने पढ़े सर 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। आइए स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, चार्ट फॉर्म जैसे मैंने बनाया है, कंप्लीट है, वर्ड टू वर्ड इतना ही एग्जाम में लिखना है दोस्तों, बस आप करते जाइए। इसमें 5 कौन है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। सर जरा एक बार इसे एक एक करके मुझे बताइए ना। हमने कहा सबसे पहले इंटीग्रिटी की बात होगी ऑब्जेक्टिविटी की, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। ये 5 आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं प्रोफेशनल इथिक्स के। ये पांचों को आपको ध्यान रखना है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? चलो जी, सबसे पहले आप बात करो इंटीग्रिटी की। दिख रहा है? हाँ। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? सर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, घुमा फिरा के बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, फेयर डीलिंग होनी चाहिए, ट्रुथफुलनेस होना चाहिए, सच्चाई, सच्चे इंसान बनो। शैल नॉट नोविंगली इन्वॉल्व इन मटेरियली फॉल्स इंफॉर्मेशन। जानबूझ करके किसी फॉल्स इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व मत हो जाइए, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लोग डिसीजन लेते हैं उस कंपनी के लिए, उसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना, बहुत सारे डिसीजन इफेक्टेड होते हैं। और अगर गलत इंफॉर्मेशन में जानबूझ के आप इन्वॉल्व हो गए, जानबूझ करके इन्वॉल्व हो गए, तो क्या सही बात होगी? बोलो ना बोलो। ये फंडामेंटल प्रोफेशनल इथिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, यानी ये प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने होते हैं, आपको इंटीग्रिटी मेंटेन करनी होती है। इसीलिए ऑडिटर इन सारी चीजों को मेंटेन करता है, और ये ऑडिटर की प्रोफेशनल क्वालिटी भी होती है। आई होप बात समझ में आई। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा प्रोफेशनल क्वालिटी, पर्सनल क्वालिटी। पर्सनल क्वालिटी में मैंने एग्जाम्पल भी लिए थे कई सारे। उसे गुस्से वाला नहीं, काम होना चाहिए, कूल होना चाहिए। पर्सनल क्वालिटी ये भी है कि अच्छी बोलचाल हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। और अगर हैंडसम बन गया, और अगर जिस एंटिटी में ऑडिट करने गया वहां पर कोई मैडम सीईओ हैं, तो और आसान हो जाता है काम। आदित्य मान लो बहुत हैंडसम बंदा गया, रामकली वहां लहराते बाल लेके बैठे, ये भी हैंडसम, तो थोड़ा सा चीजें सपोर्ट में हो जाती हैं, ये तो नेचुरल चीजें हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो पर्सनल क्वालिटी है। प्रोफेशनल क्वालिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव, ये उसकी प्रोफेशनल क्वालिटी भी थी, और वही हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है प्रोफेशनल इथिक का। सर ऑब्जेक्टिविटी में क्या होगा? भाई उसे कंप्रोमाइज नहीं करना है अपने प्रोफेशनल जजमेंट से। अगर उसे कोई जजमेंट लेना है तो वहां पर किसी के इशारों पे काम नहीं करना है। प्रोफेशनल जजमेंट कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, सच है। shall not undertake professional activity if unduly influenced by professional judgment। हाँ, और अगर हम प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर की बात करें, तो इसका मतलब कंपिटेंस है, मतलब नॉलेजेबल हो, स्किल हो उसके पास, एक्ट करे डिलीजेंटली,
और केयरफुली अपना काम कर परफॉर्म करे। एक्ट केयरफुली, एक्ट डिलीजेंटली, स्किल हो, नॉलेज हो, तो आप कहोगे कि वो प्रोफेशनली कंपिटेंट है। ठीक है सर। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? चीजों को छुपा के रखना। अगर आपसे कोई बात कह दे कोई ईमानदारी से अपने दिल की बात, और कहे इसे किसी से बताना नहीं, तो आपको नहीं बताना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए, उसका विश्वास भी नहीं तोड़ना चाहिए। आप जिस कंपनी में ऑडिट कर रहे हो उस कंपनी की सारी बातें आपको मालूम है। आने वाले टाइम में अब उसके बाद आप उसके कंपटीटर्स को बता दोगे इस कंपनी का ये सिचुएशन है, ये प्लानिंग, ये ऐसा ऐसे है। अच्छी बात है क्या? क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ते हो कंपटीशन एनालिसिस। अपने कंपटीटर को जानो, और जानने में आप किसी और की मदद कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा मालूम है, तो ये अच्छी बात नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है। रिक्वायर्स a professional accountant to respect the confidentiality of information acquired as a result of professional or business relationship। आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप उस एंटिटी से है कि नहीं? आप ऑडिट करने जाते हो, हाँ, और अगर प्रोफेशनल रिलेशनशिप है तो ये बात सच है कि आपको नॉलेज ज्यादा होगा उसके बारे में, सारी इंफॉर्मेशन पता होगी, तो आपको रिस्पेक्ट करना होगा। रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल accountant to respect confidentiality of information acquired as a result of professional or business relationship। However, यहां पर ट्विस्ट का पॉइंट है। क्वेश्चन एग्जाम में यहां बन जाता है, कई बार, बहुत बार आता है एग्जाम में। क्या? However, ये जो इंफॉर्मेशन है ये डिस्क्लोज भी किया जा सकता है, पर इन व्हाट सर्कमस्टांसेस। सर, अगर लॉ कहती है, लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपको डिस्क्लोज करना है तो करना है। लॉ बोलती तो करने का, लॉ परमिट करती है तब भी आप कर सकते हो। लॉ की परमिशन है, और ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट। ओहो हो, क्लाइंट अगर आपको कहे ठीक है यार बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बातें आप बता सकते हो, औरों को बता सकते हो। अब हमारे क्लाइंट को ही प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों ना बताएं हम। और प्रोफेशनल ड्यूटी एंड नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। प्रोफेशनल ड्यूटी एंड, अगर वो उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है किसी चीज को लेकर के, हमें यार बताना पड़ेगा। और लॉ भी हमें मना नहीं कर रही है इस काम को लेकर के। लॉ कर देगी तो लॉ की माननी पड़ेगी, तो हमें वो चीजें हम डिस्क्लोज कर देंगे। आई होप आप सबको ये बात समझ में आई। और ये एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेगा जब इतना, तो आपको लिखना ये भी रहेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी की मीनिंग लिख करके आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है? यस सर। अब अगला पॉइंट आता है प्रोफेशनल बिहेवियर। देख करके आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना इजी है, ऐसे ही पढ़ लेंगे, नोट्स हो जाएगा काम। ठीक है, पढ़ लीजिए। आइए प्रोफेशनल बिहेवियर की बात करें। प्रोफेशनल बिहेवियर कंप्लाई विद रिलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशंस एंड अवॉइड एनी कंडक्ट दैट अकाउंटेंट नोट। अकाउंटेंट को ये पता है और शुड नो, या पता होना चाहिए कि माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। आप ऐसा काम करोगे तो आपका प्रोफेशन क्या होता नहीं कि रेपुटेशन खराब हो जाएगी, और आपके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट हो। आप अगर सीएस हो तो सीएस की वैल्यू मेंटेन करो। आपका सीए का प्रोफेशन होता नहीं, ये डिस्क्रेडिट ना हो, बदनामी ना हो, ये जिम्मेदारी आपकी है। ये प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर आता है। प्रोफेशनल बिहेवियर में आपको वो सारे लॉ को कंप्लाई करना चाहिए, वो रेगुलेशंस को मानना चाहिए, जिससे कि कोई ऐसा एक्ट ना करें, कोई ऐसा कंडक्ट ना करें जिससे कि हमारा प्रोफेशन बदनाम हो जाए। आई होप बात समझ में आई। तो ये 5 बातें आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक का पार्ट हैं। और सच बोलूं तो यही कहीं ना कहीं ये ऑडिटर का प्रोफेशनल क्वालिटी भी होता है। फर्क इतना है कि चैप्टर 1 में मैंने अंदाज अलग पढ़ाने का किया, यहाँ हमारा कनेक्शन अलग था, बाकी बातें तो सेम ही हैं। तो होशियारी से चिपका के चले आना एग्जाम में। चलो, अब आप मुझे बताओ, हम लोगों ने क्या 210 किया? यस, हमने एथिक भी पढ़ लिया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक हैं। सर कौन सा? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल एक पढ़ना है, SQC 1, और एक 220। और ये दोनों को मैंने एक के नीचे एक लिखा ताकि आप आसानी से कंपेयर कर सको, और हमने दोनों में डिफरेंस क्लियरली आपको बताया। अगर यहां तक अब आप चाहते हो कि हम आगे बढ़ें तो जल्दी से कमेंट करके बताओ
क्या हम आगे बढ़ें। 1 घंटे 8 मिनट की क्लास हो चुकी है। मैं जानता हूं इसमें शुरू के 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगे थे आपको चीज़ों को एक्स्ट्रा बताने में, लेकिन इसमें हम आई थिंक 10-15-15 मिनट लगेंगे, या 20-20 मिनट, 40 मिनट के आसपास अभी आपकी क्लास करनी होगी अगर इस चैप्टर को एंड करना है। 220 एंड SQC1 स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये दो चीजें हमें करनी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 220। जरा यहां से बोलो, क्या हम आगे बढ़ें या इस लेक्चर को यहीं खत्म करें, नेक्स्ट पार्ट में लाएं? जल्दी से बताओ। मैं वेट करता हूं, जल्दी से प्लीज, थोड़ा जल्दी, टाइम वेस्ट होता है। कोई कुछ बोल नहीं रहा, मतलब लेक्चर को यहीं पर एंड करना है? बहुत लेट रिप्लाई आप लोगों का आता है। चलो जी, 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जरा मुझे बताओ, अब जरा 220 के हिसाब से पढ़ते हैं कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। आपके पास नोट से हाईलाइट करते रहिएगा, बहुत फास्ट और चीज़ों को समझ चुके हो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। 220 कहता है कि ऑडिटर का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर लगाए, QCP। आप इसे जरा लिख लीजिए, QCP मतलब क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर इंप्लीमेंट करे। सर क्यों? क्योंकि भैया SA 220 है और SA हमें ही तो कहता है, SA हम सब ऑडिटर को ही तो बोलेगा कि आपको अपने ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन करनी है। ध्यान रखना, ये पूरे फर्म की बात नहीं हो रही, वो उस स्पेसिफिक इंगेजमेंट की बात हो रही जो आप करने गए हो। कौन सा इंगेजमेंट? ऑडिट इंगेजमेंट। ये बात बार बार मैं बताऊंगा नहीं, अब आपको ध्यान में होना चाहिए। 220 ऑडिट इंगेजमेंट की क्वालिटी की बात करता है, लेकिन हम SQC जब करेंगे तो पूरे फर्म की बात करेंगे, जिसमें हमारे सारे के सारे इंगेजमेंट हो सकते हैं। 4 इंगेजमेंट हमने पढ़े। यस सर। तो 220 कहता है कि ऑडिटर की यह ऑब्जेक्टिव है कि वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट इंगेजमेंट लेवल दैट प्रोवाइड्स द ऑडिटर विद रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग द फॉलोइंग। कुछ बातें हैं। कौन सी बातें? दो बातें हैं उसको लेकर के रीजनेबल एश्योरेंस दे सके, इसके लिए उसे क्वालिटी मेंटेन करना है, और क्वालिटी मेंटेन करना है तो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर तो लगाना पड़ेगा, बिना प्रोसीजर के नहीं होगा। तो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर कौन इंप्लीमेंट करेगा? ऑडिटर। ठीक है, इंगेजमेंट लेवल पर, मैं फिर बोल रहा हूं, फर्म लेवल पर नहीं, इंगेजमेंट लेवल पर, अपना ऑडिट इंगेजमेंट पे। क्यों? कि दैट प्रोवाइड्स द ऑडिटर विद रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट, पहला पॉइंट, ऑडिट कंप्लाइज विद ऑल प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड। इसलिए कि ये एश्योर कर सके कि हमारा ऑडिट वो सारे के सारे प्रोफेशनल और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया है, और लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को भी उसने कंप्लाई किया है। कुछ भी ऐसा नहीं किया जो लॉ के अगेंस्ट में हो, लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी किया हो। आई होप बात समझ में आई। और ये आपने भले किया हो, पर इसका कोई प्रोसीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। वो ये चीजें एश्योर करता है, वो इंश्योर कर देता है, वो प्रोसीजर लगने के बाद हाँ भाई ये कंफर्म हो जाता है कि आपने अपना प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो किया है, आपने लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा किया है। और दूसरा, ऑडिट रिपोर्ट जो आपने इशू किया है ना, वो उस सरकमस्टांसेस के लिए, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट अलग अलग सरकमस्टांसेस में अलग अलग हो सकते हैं, वो चैप्टर 8 में आप करोगे, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया अभी तक मिलता गया है हर चैप्टर में। तो उस पर्टिकुलर उस सरकमस्टांसेस में जो ऑडिट रिपोर्ट इशू हो,
उसके लिए वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मतलब सर क्वालिफाइड ओपिनियन, सर डिस्क्वालिफाइड, सर मॉडिफिकेशन करें ना करें, है ना, मॉडिफिकेशन के पार्ट होते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है सर? मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के पार्ट होंगे। उसमें क्या क्या दे सकते हो? उसमें तीन तीन चीजें थी, वो अभी चैप्टर 8 में, इसके बाद वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करेंगे। तो इतना बात समझ में आई। जो जैसी परिस्थिति, जैसी सरकमस्टांसेस, उस सरकमस्टांसेस में हम ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करेंगे, और वो ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट होना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर सरकमस्टांस। आई होप बात समझ में आई। ये दो बातें कौन एश्योर, कब कब कंफर्म होगी? जब आपने इंगेजमेंट लेवल पर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर लगाया। यही ऐसे 220 बोलता है। सर इसके लिए जो आपका इंगेजमेंट पार्टनर है, कौन? मतलब वो जो प्रिंसिपल ऑडिटर है, उसे इंगेजमेंट पार्टनर भी बोलते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होगा सर किन बातों के लिए? सर 6 बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दिमाग में रखो कितने? 6। सबसे पहली बात, जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सर ये तो एंगेजमेंट पार्टनर की है, मतलब प्रिंसिपल ऑडिटर की है। तो ये जो क्वालिटी है ना, ये लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में आएगी। लीड कौन करेगा? जिम्मेदारी किसकी है? उसी की जिम्मेदारी है। इंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी को लेनी पड़ेगी। आप ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ईच ऑडिट एंगेजमेंट, मैं फिर कहता हूं ईच ऑडिट एंगेजमेंट, एक ऑडिट करे, दो करे, तीन करे, उसके लिए आपने लॉ में पढ़ा है ना ऑडिटर्स वाला चैप्टर, कि वो कितने ऑडिट कर सकता है। हर एक एंगेजमेंट के लिए, हर एक ऑडिट एंगेजमेंट के लिए लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इंगेजमेंट पार्टनर की होगी। वो पूरी की पूरी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए खुद जिम्मेदार है। बात समझ में आई? और दूसरा एक्शन जो है एंगेजमेंट पार्टनर का, जैसे घर के पापा हैं, तो पापा जैसा करते हैं बच्चे भी उन्हीं के किए हुए कामों पर नक्शे कदम पर चलते हैं या नहीं? बोलो। हाँ। तो एक्शन ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एंड अप्रोप्रिएट मैसेज टू अदर मेंबर्स, जो उनका एक्शन है वो ऐसा होना चाहिए, वो मैसेज दे किसको? टू अदर मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम। अकेले ऑडिट करने नहीं जाते हो, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरऑल क्वालिटी। इम्फसाइज, वो ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि भैया हमारे लिए ऑडिट की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये मैसेज दें अपने एक्ट से, क्योंकि हम लीडर हैं, हम अपने हरकतों से, अपनी एक्ट से, अपने कंडक्ट से ये मैसेज दें कि द फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द ऑडिट इंगेजमेंट। ऑडिट इंगेजमेंट करने के लिए हमारे लिए क्वालिटी बहुत बहुत एसेंशियल है, ये बात बह दें। मोदी जी के एक्ट उन्हें ये बताते हैं कि हमारे लिए ये जिम्मेदारी है कि हम अपना डिफेंस सिस्टम अच्छा करें। केजरीवाल जी की ये जिम्मेदारी है, वो जब ऐसा एक्ट करते हैं तो वो मैसेज जाता है कि हम अपने शहर में, अपने शहर के लोगों को निःशुल्क, फ्री में, सस्ते में उन्हें हम बिजली पानी वगैरह दें। ये उनका एजेंडा है, ठीक है। तो कुल मिला के लीडर का जो एक्ट है वो ऐसा कुछ करे जो ये मैसेज जाए पब्लिक को। कोरोना के टाइम में घंटी बजाने और थाली बजाने का मैसेज ये था कि जागो लोगों जागो, हम सब एक हैं, हम सब जुट है, ये मैसेज था। ठीक ऑडिट में जो एंगेजमेंट पार्टनर होगा उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा मैसेज दे, एक ऐसा मैसेज अपने काम से, अपने तरीकों से दे कि हाँ भाई ये मैसेज जाए कि ऑडिट में क्वालिटी मेंटेन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से क्या होगा, सारे के सारे मेंबर इस पर फोकस करेंगे, मन लगा के काम करेंगे। और क्वालिटी एसेंशियल जब कह दोगे ना कि ये तो भैया करना ही करना है, इसको कंप्रोमाइज नहीं करना, यहां ढीलापनी नहीं चलेगा आपका, तो ये मैसेज जाएगा तो ओवरऑल क्वालिटी तो अपने आप मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि सारे लोग अपने अपने लेवल पर अच्छा काम करेंगे। यस, तो कौन सी बातें होंगी? क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी। 4 बातों की क्वालिटी की बात कर रहा है। पहला कौन सा? परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। बड़ा सिंपल बात है कि नहीं? जो भी काम करोगे वो कंप्लाई करना चाहिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। सर आपका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सारे एसएस को कंप्लाई करे है या नहीं? भैया आप ऑडिटर हो तो ऑडिट स्टैंडर्ड आपका काम करेगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट वही तो करेगा, और उसी को तो हम ऐसे 220 भी वही पढ़ ही रहे हैं। हाँ सर,
तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करे। ये पहली बात, इसमें कोई कमी मत करो। दूसरा, कंप्लायंस विद फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। सर आपने बोला इंगेजमेंट की क्वालिटी की बात, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ? अब आप ना पूरी फैमिली के एक बच्चे हो, ठीक है, आपको अपने काम में क्वालिटी मेंटेन करनी। अगर आपके घर वालों ने कहा तुम्हारा काम पढ़ना, पिता ने कहा मेरा काम पढ़ाना, मां ने कहा मेरा काम खाना बना के देना, तो आप अपनी पढ़ाई की क्वालिटी मेंटेन करो, ये ऑडिट है। पापा ने कहा मेरा काम कमा के लाना और पूरे फर्म पूरे घर पे क्वालिटी मेंटेन करना है, सबका ख्याल रखना है, उनका काम है। तो अब हम भले पढ़ रहे हैं, तो क्या मैं पापा के उसूलों के अगेंस्ट में जाऊंगा? नहीं, उस पूरी फर्म पर जो चारों एंगेजमेंट करता है उसकी जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर है उसे भी कंप्लाई करेंगे कि नहीं? अपने काम की क्वालिटी, साथ साथ फैमिली के रूल्स रेगुलेशन यानी उनकी जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर है उसको भी कंप्लाई करेंगे। यही काम ऑडिट में है। जब आप ये एग्जांपल माइंड में रखोगे तो पिक्चर क्लियर होगा। तीसरी बात, इशू करेंगे अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट इन द सर्कमस्टांसेस। ओहो हो, ये तो वही बात हो गई सर जो हमने यहां पर 210 में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, सिंपल बात है। और चौथी बात, एंगेजमेंट टर्म्स, द एंगेजमेंट टर्म्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फेयर ऑफ रिप्राइजल। सर पता है क्या होता है? आप अपनी हर एक बात को बिना डरे, बिना संकोच में कह सको, बता सको, कंप्रोमाइज मत करो। और सीधी सी बात, इसका कनेक्शन अगर आप जाओ तो कहीं ना कहीं आप उस पे जाओगे, बैसनेस पे चले जाओगे। अगर आप छुप छुप के दब के किसी वजह के किसी दबाव में काम करोगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होगा, प्रभाव होगा, दबाव होगा, नहीं नहीं आपको ऐसे ही काम करना, तो आपको नहीं लगता आपका इंडिपेंडेंस भी कंप्रोमाइज हो जाएगा? यस सर। तो ये है, इन चीजों पर क्वालिटी की जरूरत है। इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ दीज 4 पॉइंट्स, राइट? यस सर। अब मेरी बात सुनो, ये हो गई लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, अभी मैं आपको याद कराऊंगा ये पॉइंट, थोड़ी देर बने रहो, पहले मीनिंग समझ लो। कंप्लायंस विद एप्लीकेबल इथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। क्या आपको इंडिपेंडेंस का मतलब समझाना है? नहीं सर, इंडिपेंडेंस तो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो आपको कंप्लायंस विद इथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस में इंडिपेंडेंस का मतलब पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंस को लेकर के हमने पढ़ा था कि सर अगर हमारे लिए थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है तो हम सेफगार्ड लगाते हैं। अगर सेफगार्ड लग के वो थ्रेट्स इलिमिनेट होता है तो ठीक है, अगर इलिमिनेट नहीं हो पाता तो हम लोग या तो विड्रॉ कर लेते हैं, याद आया ना, अपने एंगेजमेंट से ही विड्रॉ कर लेते हैं, भाई नहीं करना काम मेरे को, ठीक है सर। तीसरा, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। ओहो हो, अब मेरी बात सुनो, अगर आपको क्लाइंट से रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है, रिलेशनशिप मतलब वो ऑडिट एंगेजमेंट वाला, तो एक्सेप्ट करोगे ना चीजों को, या अगर आप पहली बार कर रहे हो तो एक्सेप्ट करते हो। अगर आप पहले, इससे पहले भी उस कंपनी में ऑडिट कर चुके हो, आप उसी के बाद आपका नेक्स्ट टेन्योर आ रहा है, नेक्स्ट ईयर आ रहा है, दोबारा दूसरा ऑडिट का टर्म आ गया है, तो आप वहां पर कंटिन्यू करते हो। एक तो एक्सेप्ट करना पहली बार, कंटिन्यू करना मतलब हम पहले से थे, इनसे जुड़े थे। और समझ रहे हो, ऐसी सिचुएशन में इसमें हम क्या करते हैं, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं कैसे, कि एंगेजमेंट पार्टनर शुड परफॉर्म एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस एनालिसिस। सर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस एनालिसिस क्या होता है? अरे हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं कि क्या अब इनके यहाँ काम करना चाहिए कि नहीं, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, टू ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन विच इज नेसेसरी टू डिसाइड whether to accept or initial audit engagement. Accept an initial audit engagement इंफॉर्मेशन में इंक्लूड। अगर मुझे एक्सेप्ट करना है तो कौन कौन सी बातें जाननी पड़ेंगी? सर हमें कुछ बातें, जैसे हमें सबसे पहले इंटीग्रिटी जाननी पड़ेगी। सर इंटीग्रिटी किसका? सर हमारा मैनेजमेंट का, यानी एंटिटी के लोगों का इंटीग्रिटी जानना पड़ेगा ना। नालायक निकम्मे लोग हैं तो कल के हमारे इंडिपेंडेंस पे भी थ्रेट आएगा ना। हाँ सर, कंपीटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट टीम टू इंक्लूडिंग टाइम एंड रिसोर्सेज। आप देखो कि आप जहां ऑडिट करने जा रहे हो, आप कंपीटेंट हो कि नहीं, आपकी टीम में कैपेबिलिटी है कि नहीं। आप 4 लोगों की फर्म हो
और 4 आपके पास आर्टिकल हैं और सीधे अंबानी जी का ऑडिट करने तो नहीं जा पाओगे ना। आपके पास टाइम है कि नहीं उतना, आपके पास रिसोर्सेस हैं कि नहीं उतने, आपके एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं कि नहीं, कैपेबिलिटी है कि नहीं, वो एक्सपीरियंस है कि नहीं। कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट टीम इंक्लूडिंग टाइम एंड रिसोर्सेस। बोलो ना बोलो, बात इसमें कोई कठिन बात है क्या? फर्जी का बड़ा बड़ा बना रखा है, 220 SQC, फिजूल का इतना बड़ा बनाया है, कितना सिंपल बात है। तीसरी बात, सर इथिकल रिक्वायरमेंट को भी तो कंप्लाई करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस को इंक्लूड करते हुए। यस, ये अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर ये जो थर्ड पॉइंट है, इस पॉइंट का कनेक्शन सीधा का सीधा इस बी पॉइंट से है कि नहीं? हाँ सर, ये तो सेम ही है तो है भाई, मॉड्यूल में है तो मैंने लिख कर दिया है आपको, मॉड्यूल में है तो हमने लिख के दिया, सेम पॉइंट वहां, सेम पॉइंट यहां, ठीक है सर। और लास्ट, सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग करंट और प्रीवियस एंगेजमेंट। आप जो एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, कोई सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुआ या फिर प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट में था, उनका इम्प्लीकेशंस, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे हमारी ऑडिट एंगेजमेंट पे, इसको भी आपको ध्यान रखना है, हाँ या ना। तो ये हो गया एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। ऐसा एक्सेप्ट करना या कंटिन्यू करने से पहले आपको एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस एनालिसिस परफॉर्म करना है, कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने हैं जो जरूरी हैं कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। रिश्ते जोड़ने हैं तो आपको कुछ चीजों को जानना जरूरी है, वही जो जानना रिश्तों को जानने के लिए जरूरी है, सेम वही बातें हमारा यहाँ पे ऑडिट एंगेजमेंट के लिए भी होता है। ऑडिट में भी क्लाइंट से रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। सर असाइनमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट एंगेजमेंट टीम मेंबर, यस, अगर आप ऑडिट करने जाओगे तो आपकी जिम्मेदारी है, ऑडिटर की एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो अपने पास एक एप्रोप्रिएट एंगेजमेंट टीम मेंबर लेके जाए। नए नए लड़कों को ऐसे लेना लेके जाए जिनको काम का कोई अनुभव ही ना हो, जो कुछ जानते ही ना हो। अब साइंस के 2 स्टूडेंट उठा लिए ऑडिट करने के लिए, कहां पॉसिबल है। हाँ, क्या है एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल, क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्या करेगा वो, ये इंश्योर करेगा कि वो प्रॉपरली, वो कंपिटेंट है, कैपेबल है, मतलब वो ये इंश्योर करेगा कि उसके पास जो टीम असाइंड है उस ऑडिट के लेकर के, वो कंपिटेंट भी है, वो कैपेबल भी है, वो आदित्य जैसा हो, ठीक है, हाँ सर, वो मेरे जैसा ना हो। ये इंश्योर करेगा कि कंपिटेंट और कैपेबल हो, और साथ साथ क्यों क्यों, सो दैट engagement can be performed in accordance with professional standard and legal regulatory requirement। अब अगर इस सब नॉलेज ही नहीं, उसे पता ही नहीं, कंपिटेंट ही नहीं है, तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं कर पाओगे ना, उसे नॉलेज ही नहीं है यार। और लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को भी कंप्लाई करना है, इसके लिए जरूरी है। कहो क्या बोलता है तू, समझ में आई ना पक्का? हाँ, अब अगर आगे बढ़ें, ओवरऑल एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो एंगेजमेंट पार्टनर क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? सर एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू के लिए। पूरे ओवरऑल एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पर उसे डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू करते रहना है, डायरेक्शन भी देना है, सुपरविजन में काम कराना है, रिव्यू भी करना है, और रिव्यूज को डॉक्यूमेंट करना है बिफोर ऑडिट रिपोर्ट इज इश्यूड। रिपोर्ट इश्यू करने से पहले डॉक्यूमेंट करेगा, और अंडरटेकिंग एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन एंड इन एंड डिफिकल्ट मैटर, और जहां पर कोई मैटर डिफिकल्ट हो वो कंसल्टेशन भी लेगा। किससे लेगा? फॉर एग्जांपल अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन का मामला है और उसे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो भाई कोई वकील वगैरह जो भी होंगे, काउंसिल वगैरह, उनसे वो कंसल्टेशन ले लेगा, हाँ या ना? हाँ। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, कंपनी लिस्टेड है, या अदर एंगेजमेंट फॉर विच फर्म में डिटरमाइन दैट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, QCR फुल फॉर्म है, आप लिख लीजिए, हमने यहां QCR लिख दिया, इसी वक्त आप वहां पर पेंसिल से लिख दीजिए। डिटरमाइन करेगा दैट QCR इज रिक्वायर्ड, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज इज रिक्वायर्ड देन फॉर सच एंगेजमेंट। एंगेजमेंट पार्टनर क्या कंसीडर करेगा? सबसे पहले जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैं, आर के ऊपर आर लिख दिया मैंने, मतलब रिव्यूअर। ऑडिटर में हम कई बात समझ गए ना, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने वाला क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होगा, वो मैंने लिख के दिया है QCR के ऊपर छोटा सा आर। हैज बीन अपॉइंटेड
कंसल्टेशन, डिस्कशन विद क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, और साथ साथ इंगेजमेंट पार्टनर शुड नॉट पुट डेट अंटिल कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। जब तक रिव्यू ना हो जाए उस पर यार डेट मत डालो, डेट डालने से पहले रिव्यू कराना जरूरी है। और अगर डिफरेंस इन ओपिनियन आ गया, ओपिनियन चेंज हो गए किसमें, इंगेजमेंट पार्टनर में और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर में, तो आपको क्वालिटी कंट्रोल की जो पॉलिसी है और प्रोसीजर्स है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई। और क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स की पॉलिसी प्रोसीजर्स वगैरह होते ही होते हैं, फर्म में होते ही होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लास्ट में आप मॉनिटर करो, यार इतना काम किया है सबको मॉनिटर करो। तो इंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा वेदर एन effective system of quality control including monitoring process is designed and implemented to achieve the objective of SA 220। 220 कहता है ओवरऑल क्वालिटी की बात, तो हम ये चीज क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि भैया क्वालिटी कंट्रोल का इफेक्टिव मतलब क्वालिटी कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं है, क्या मॉनिटरिंग प्रोसेस अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो ऐसा डिजाइंड हो, ऐसा इंप्लीमेंट किया गया हो वो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम या क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स वगैरह कि 220 को कंप्लाई करे। ये सिर्फ बात 220 की करता है। ठीक है, मॉनिटरिंग हम इन एक्टिविटी के लेकर के कर रहे हैं। इंगेजमेंट पार्टनर क्या डॉक्यूमेंट करेगा भैया, जितनी बातें हमने पढ़ी ए टू ई मतलब लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ सर, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, यस सर, एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस, यस सर, असाइंड एप्रोप्रिएट इंगेजमेंट टीम मेंबर, यस सर, इसे ह्यूमन रिसोर्स बोल सकते हो आप, ओवरऑल इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, यस सर, और मॉनिटरिंग, ये सबको हम क्या करेंगे लास्ट में सर, इन सबको हम ये जितने आउटकम्स मिले हैं ए पॉइंट से ई पॉइंट तक, इन सबको हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। कोई इश्यूज जो आइडेंटिफाई किए गए हैं रिगार्डिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, कोई जो कंक्लूजन रीच्ड हुआ है रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, नेचर स्कोप और कंक्लूजन जो ड्रॉ हुआ है बाय अंडरटेकिंग द कंसल्टेशन, और कोई और इंडिपेंडेंस से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हुए हैं, तो ये चारों बातों को हम क्या करेंगे सर, डॉक्यूमेंट कर देंगे। आई होप अब आपको ये बात समझ में आई कि यहां पर 6 पॉइंट था, 5 पॉइंट अलग हैं, 6वें पॉइंट में हम मॉनिटर कर देते हैं ए टू ई सारे पॉइंट को लेकर के और सबका हम डॉक्यूमेंट कर देते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? याद कैसे होगा सर? अगर आपको एक बात बताऊं, एक बात ध्यान से सुनना, मैं अभी 220 पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। यहां पर ना, यहां पर डी पॉइंट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब कुछ और नहीं, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब जो आपकी टीम है, उसी टीम को क्या करते हैं हम, प्रॉपरली असाइंड करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स ही तो हो रहा है, एचआर मैनेजमेंट का ही तो बात है। और यहां ह्यूमन रिसोर्स ना लिख करके आपको क्या लिख दिया गया है, असाइनमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट इंगेजमेंट टीम मेंबर्स। क्या बात समझ में आई? ये वर्डिंग का खेला है थोड़ा, यानी जब आप एसक्यूसी पढ़ोगे तो ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगा, यहां पर आप ये पूरा असाइनमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट इंगेजमेंट टीम मेंबर कर लोगे। ये अंतर ध्यान रखो। तो आप बस इतना कह लो, आप अगर इसमें कह लो, आप इसका याद करने के लिए ऐसे भी कह सकते हो कि सर एल ई ले, एल ई लीडर, एल ई बोल दो लीडर को, ठीक है, लीडरशिप, या कह दो लीडर, लीडर हेमा, HEMA, हेमा नाम रख दो किसी लड़की का, लीडर हेमा, हेमा लीडर है। लीडर मतलब लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट, हेमा HEMA, H फॉर आप सीधा जा सकते हो यहां पर ह्यूमन रिसोर्स, और जब 220 पढ़ोगे तो ह्यूमन रिसोर्स ना बोल करके आप यहां बोलोगे असाइनमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट इंगेजमेंट टीम मेंबर। जबकि जब आप 220 SQC पढ़ोगे तो वहां ह्यूमन रिसोर्स ही बोलोगे। लीडर मतलब लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, H फॉर ह्यूमन रिसोर्स, E फॉर इथिकल रिक्वायरमेंट, है क्या यहाँ पे, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल इथिकल रिक्वायरमेंट, इथिकल रिक्वायरमेंट, LE लीडरशिप, H फॉर ह्यूमन रिसोर्स, E फॉर इथिकल रिक्वायरमेंट, M फॉर मॉनिटरिंग लास्ट वाला HEM, और A फॉर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। आप इतना याद रखो, लीडर हेमा, आप इसकी स्पेलिंग चेंज करके कुछ और नाम रख दो जो सूट करता हो चलेगा, लेकिन लीडर हेमा यहां पर लिख दो, मैं लिख देता हूं आपके लिए,
कि इससे आपको ये पॉइंट भूलोगे नहीं। जल्दबाजी में क्या होता है, आज याद हो जाएगा, एग्जाम में आप 4 याद आएंगे, 5वां नहीं याद आ जाएगा। तो हमने कहा सर, हमने लिख दिया LE लीडर, हाँ, HEMA हेमा। सर ये तो लीडर वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, यस सर, ये लीडर वाला पॉइंट हो गया। और हेमा मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस वाला। ये बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पर 2 चीजें होंगी, यहाँ पर हम असाइनमेंट वाला वर्ड यूज करेंगे, असाइनमेंट ऑफ इंगेजमेंट टीम, और यहाँ पर हम वहाँ पर ये कहाँ यूज करेंगे, SA-220 में। और दिख रहा है क्या, हाँ सर, SA-220 में यूज करेंगे। और वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स। सर ये कहाँ यूज करेंगे, ये यूज करेंगे SQC में। बस इतना फर्क है, बाकी रहेगा तो ह्यूमन रिसोर्स ही। ई फॉर इथिकल रिक्वायरमेंट, ना गलत हो गया, कहाँ गया इथिकल रिक्वायरमेंट, ई फॉर, हाँ इथिकल रिक्वायरमेंट, कहाँ गया इथिकल रिक्वायरमेंट, ये है, ठीक है। इसके बाद M फॉर सर मॉनिटरिंग हो गया, A फॉर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस क्लाइंट रिलेशनशिप। आई होप आप यहां पर लिख लोगे, लीडर हेमा, ठीक है। आओ 220 हो गया। अब ध्यान रखना सेम बातें होंगी आओ SQC1 अब कंप्लीट करना मजबूरी है, क्योंकि सेम ही बातें हैं, थोड़ा सा फर्क है, आपके ना समझना है कि कह क्या रहे हैं। बाकी लैंग्वेज पॉइंट वही लिखे होंगे, थोड़ा वर्ड बदल जाएगा, ठीक है। रेडी हो तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म है, लास्ट केवल SQC1 पढ़ लें, ये चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा। 1 घंटे 35 मिनट लग चुके हैं, 15 मिनट में काम तमाम हो जाएगा। बोलो डन, आगे बढ़ जाएं। यस सर, SQC1 कहता है, इसका नाम है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये क्वालिटी कंट्रोल की बात तो करता है, ठीक वैसे जैसे 220 अभी ऊपर किया, लेकिन ये करता है पूरे फर्म का। ये पापा है, वो था बच्चे जो अलग अलग काम के लिए बने हुए हैं घर के, वो ऑडिट के लिए था, ये पूरे फर्म के लिए है। वो फर्म जो ऑडिट भी करती है सर, रिव्यू वाला काम भी कर सकती है, अदर एश्योरेंस भी दे सकती है सर, वो रिलेटेड सर्विस भी परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। अब आप पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं एक एक बातें। पहले SQC इज एप्लीकेबल फॉर ऑल इंगेजमेंट, दिख रहा है, दिखना चाहिए। SQC इज एप्लीकेबल फॉर ऑल इंगेजमेंट कवर्ड अंडर इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। ये सारे इंगेजमेंट के लिए, ये ना, एक मिनट, ऑल इंगेजमेंट अंडर इंगेजमेंट, हाँ ये लाइन ध्यान रखो, सारे इंगेजमेंट के लिए ये एप्लीकेबल है। इट कवर्स ऑल इंगेजमेंट, पॉइंट क्लियर, यस। जैसे सर एसई की बात करो, एसए के लिए एप्लीकेबल है, हाँ सर एसआरई के लिए एप्लीकेबल है, रिव्यू इंगेजमेंट, एश्योरेंस इंगेजमेंट में एसएई लगता है, रिलेटेड सर्विस में एसआरएस लगता है, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। और इतनी ही बात आपको लिख करके अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाना होगा, अपना आंसर आगे फ्रेम करना होगा। आइए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट, एज पर एसक्यूसी सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल या स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, फर्म शुड एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ओहो हो, ये सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो है ना, ये हम SQC इसे भी लिख दें, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिस्टम एक बनाना है, और SQC मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो जरा कोड में मत लिखना, इस जगह पर एग्जाम में आप फुल फॉर्म लिखना, SQC1 तो लिख देना और फुल फॉर्म भी लिखना, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। लेकिन सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में SQC मत लिखना, फुल फॉर्म में लिखना, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी। सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, तो फर्म को क्या बनाना होगा, एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी का, कुछ सिस्टम बनाओ यार, क्यों, क्वालिटी मेंटेन करनी तो कोई तो सिस्टम होगा आपके यहाँ। यस, सिस्टम क्यों बनाएंगे, दैट इज डिजाइंड टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द फर्म अबाउट द फॉलोइंग। किस लिए रीजनेबल एश्योरेंस देगा, 2 बातों के लिए। पहली बात कौन सी है कि फर्म जो है और उसके जो पर्सनल हैं, वो पूरी की पूरी फर्म और उसके जो पर्सनल हैं, पर्सनल वहां पे काम करने वाले लोग, वो कंप्लाई करेंगे विद ऑल एप्लीकेबल प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड। सेम बात है कि नहीं, मुझे बताओ, क्या आपने यही यहां पढ़ा था कि नहीं,
बोलो 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 बोलो। ये देखो, ऑडिट कंप्लाइज विद ऑल प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। यहां वर्ड ऑडिट जुड़ जाएगा। और यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि जो फर्म है ना वो स्टेब्लिश करेगा। क्यों? क्योंकि फर्म एंड इट्स पर्सनल, वहां पर ऑडिटर की बात थी, यहां फर्म की बात है, उसके पर्सनल की बात है। वो कंप्लाई करेंगे ऑल एप्लीकेबल प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेम बात है दोनों जगह, वहां पर ऑडिट, यहां पर फर्म। वहां पर ऑडिटर और टीम की बात, यहां पूरे फर्म की बात और पूरे फर्म में काम करने वाले लोगों की बात हो रही। यस आर नो? एक्टिव नहीं है लोग, मैं जानता हूं, ठीक है, मैं पढ़ा के खत्म करता हूं जल्दी। चलो दूसरा पॉइंट, रिपोर्ट इज इश्यूड बाय द फर्म आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। ये वाला पॉइंट भी सेम है कि भाई जो जैसी सिचुएशन हो, जो भी रिपोर्ट आप दे रहे हो वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सर सेम ही बात दोनों जगह क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वहां पर बात कर रहे थे हम किसकी, यहां पर हम बात कर रहे थे, ये देखो, ऑडिट की बात कर रहे थे, यहां पूरे फर्म की बात कर रहे हैं। फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लायंस, वहां ऑडिट कंप्लायंस। ये वर्ड बदलना, सेम टू सेम एक ही बात याद करना, चिपका के एग्जाम में चले आना। बात क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक थर्ड। सर एलिमेंट वहां भी पढ़ा था, एलिमेंट यहां भी पढ़ेंगे क्या? हाँ, एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। याद रखना, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल तो पूरा लिखना, एसक्यूसी लिख दोगे तो स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल नाम हो जाएगा, तो फुल फॉर्म जरूर लिखना है इस केस में। बस आओ पढ़ें, आओ बढ़ें। देखो, सबसे पहले मुझे बताओ, क्या आपको नहीं पता, क्या आपको नहीं पता ये वाला पॉइंट कहां गया जी, कहां गया? हाँ, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। लीडरशिप वाला पॉइंट सेम टू सेम रहेगा जो अभी ऊपर पढ़ा हमने, हाँ या ना? हाँ या ना? ये किसकी बात कर रहा है? पर पूरे फर्म की क्वालिटी मेंटेन करने की बात करेगा। फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, वो किसके लिए था? क्वालिटी फॉर स्पेशली उस एडिट एंगेजमेंट की बात कर रहा था। याद करो ना, मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूं। यहां देखो, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ईच ऑडिट एंगेजमेंट की बात कर रहा था, वहां पर ऑडिट एंगेजमेंट की बात कर रहा था। और यहां पर बात किसकी कर रहा है? सर 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 कहां गया? हाँ नीचे आ जाओ, यहां पर वही बात करेगा। कौन सा था भाई? SQC1, हाँ, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द फर्म की बात करेगा। आपको ये पॉइंट अलग कर रहा है, बाकी सब सेम है। यस सर। दूसरा, इथिकल रिक्वायरमेंट। ओ माय गॉड, इथिकल रिक्वायरमेंट कोई फर्क नहीं है, बस आप पूरी जो सेंटेंस लिखोगे यहां पूरे फर्म के नाम ले लोगे, वहां ऑडिट का नाम ले लोगे। यस सर। A&C, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। बोलो ना, यहां फुल फॉर्म लिख देना, वहां भी लिख देना, यहां भी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। वहां दूसरा पॉइंट था कि नहीं, एक्सप्लेन किया था कि नहीं? हाँ, यहां भी है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। एंड स्पेसिफिक इंगेजमेंट, यानी कंटिन्यूअस क्लाइंट रिलेशनशिप और स्पेसिफिक, यानी हर स्पेसिफिक इंगेजमेंट के लिए, हर स्पेसिफिक इंगेजमेंट, केवल ऑडिटिंग, वहां था ऑडिट इंगेजमेंट वर्ड, यहां है स्पेसिफिक इंगेजमेंट। बोलो क्यों सर? क्योंकि स्पेसिफिक इंगेजमेंट केवल ऑडिट नहीं हो सकता, चार चार इंगेजमेंट हमने पढ़े। आई होप बात समझ में आई। वहां पर ह्यूमन रिसोर्स का नाम हमने लिखा, यहां ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम पूरे के पूरे फर्म के ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे। लेकिन ऑडिट में किसकी बात करेंगे? सर असाइनमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट इंगेजमेंट टीम मेंबर्स। ह्यूमन रिसोर्स ही है, पर इंगेजमेंट टीम मेंबर्स की बात करेंगे केवल। ये लाइन फर्क रखना दोनों में, बाकी सेम है, याद करने के लिए हमने अलग बताया। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस सेम है। अब हर एक इंगेजमेंट यहां पर लिख दोगे फॉर एवरी स्पेसिफिक इंगेजमेंट, वहां फॉर ऑडिट इंगेजमेंट। सर लास्ट में मॉनिटरिंग करेंगे, वहां पर मॉनिटरिंग A to E पॉइंट तक था, किसके लिए था? किसके लिए था? वो केवल और केवल उनके लिए था जो ऑडिट से रिलेटेड थे, हाँ या ना? यहां पर पूरे फर्म से रिलेटेड है। बोलो कोई दिक्कत? यस सर। अब देखो यहां, लेकिन हमने 3 पॉइंट, फिर भी 3 जो कभी कभी एग्जाम में अलग से पूछ ही लेता है,
तो हमने आपको अधूरे पे नहीं छोड़ा, हमने कहा लिख के दे देता हूं, समझा तो हम चुके हैं, अब चाहो तो आप इसे खुद ब खुद पढ़ लो, वो जो बातें ऊपर थी वही है, लेकिन लिख के दिया क्योंकि रिवीजन के टाइम एक नजर मारना जरूरी है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल विद इन द फर्म, ऑडिट की बात नहीं कर रहा है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट एंगेजमेंट नहीं, विद इन द फर्म, पूरे फर्म की। यहां भी 3 पॉइंट है, क्या है? एसक्यूसी रिक्वायर्स फर्म टू एस्टेब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर। एसक्यूसी ये कहता है कि पूरे फर्म का पॉलिसी प्रोसीजर बनाओ, क्यों? क्योंकि इंटरनल कल्चर अच्छे से क्रिएट हो, टू प्रमोट एन इंटरनल कल्चर दैट रिकॉग्नाइज क्वालिटी इज एसेंशियल व्हाइल परफॉर्मिंग एनी एंगेजमेंट। वेरी गुड, एनी एंगेजमेंट, बात समझ में आई? हाँ या ना? सेम पॉइंट है, लैंग्वेज भी मिलजुल रहा है। वहां पर क्या था सर? वहां पर था कि उसका ऐसा कंडक्ट होना चाहिए, वो ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करे जो मैसेज दे। किसको मैसेज दे? पूरी टीम को, एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट टीम को, ऑडिट टीम को क्या दे कि क्वालिटी इज एसेंशियल एंड क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। बात यहां भी वही क्वालिटी की ही कर रहा है। हाँ सर। दूसरा, जो फर्म का सीईओ है, वहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल था सर? एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर, वो प्रिंसिपल ऑडिटर। यहां जो फर्म का सीईओ है या जो मैनेजिंग पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि भाई ऑडिट को लेकर के एंगेजमेंट पार्टनर अलग होगा, रिव्यू को लेकर के अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होंगे ना उस एंगेजमेंट पार्टनर। हाँ, तो पूरे फर्म का कौन होगा मेन लीडर? फर्म का या सीईओ होगा या मैनेजिंग पार्टनर होगा जो सब कुछ मैनेज करता होगा, यहां उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एमसीक्यू में पूछ सकता है। दे शुड हैव सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस हो, एबिलिटी एंड अथॉरिटी हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने का। यस सर। सर इथिकल रिक्वायरमेंट वाला भी बता दो, ये क्या हो? ये कोड ऑफ इथिक होता है, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, दोनों मिलजुल कर, वहां भी हमने बताया कोड ऑफ इथिक्स के बारे में, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट दोनों मिल करके था। हाँ सर। इसमें क्या है? कुछ पॉलिसी प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा, फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा। हाँ सर, हाँ करना होगा, अगर नहीं करोगे तो भाई फिर गड़बड़ है। इथिकल रिक्वायरमेंट एज पर कोड ऑफ इथिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में क्या होंगे सर? वही होंगे जो वहां थे, वही होंगे जो वहां थे। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। बस वहां बात थी केवल ऑडिट को लेकर के, वहां पे थी, लेकिन यहां पर हर एक अलग इंगेजमेंट के लेकर के है, एवरी इंगेजमेंट को लेकर के है। सारे इंगेजमेंट पे इंटीग्रिटी की बात होगी, ऑब्जेक्टिविटी की, प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। सर लास्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक इंगेजमेंट, यानी ये सबकी बात ही होगी। ठीक है, देखो भाई देखो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज विटल बिफोर एक्सेप्टिंग। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना है सर? क्लाइंट की इंटीग्रिटी नहीं देखोगे क्या? हाँ सर देखेंगे, क्लाइंट की इंटीग्रिटी देखना है। हाँ, कंपीटेंस देखनी, एंगेजमेंट टीम की अपनी औकात, क्लाइंट की ईमानदारी, अपनी औकात, एंगेजमेंट टीम की कंपीटेंस, कंप्लायंस विद इथिकल रिक्वायरमेंट, ये भी देखोगे कि कंप्लाई हो रहा है कि नहीं। हाँ सर। और ये जो पहला वाला पॉइंट था ना इंटीग्रिटी वाला, इसमें क्या था? आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस रेपुटेशन। बिजनेस की रेपुटेशन कैसे जानोगे भाई? कैसे देखोगे कि इंटीग्रिटी मेंटेन? क्लाइंट की इंटीग्रिटी कैसे चेक करोगे? क्लाइंट की क्या हो गया ये? ओह माय गॉड। हाँ, क्लाइंट की इंटीग्रिटी कैसे चेक करोगे सर? रेपुटेशन देख लो, क्लाइंट का ऑपरेशन देख लो, उसका एटीट्यूड देख लो, उसके ओनर का क्या है, कि मैनेजर पर्सनल का क्या है, टीसीडब्ल्यूजी का क्या है ना? और लिमिटेशंस देख लो कि कोई लिमिटेशंस जो लगाए हैं उसने, कहीं वो इन अप्रोप्रिएट लिमिटेशंस तो नहीं है। अगर इन अप्रोप्रिएट लगाए हैं तो भाई इंटीग्रिटी गड़बड़ है, ठीक नहीं है, आदमी अच्छे नहीं है वहां के। और रीजंस देखो कि उनका अपॉइंटमेंट का क्या रीजन है, नॉट अपॉइंटेड ऑफ प्रीवियस फर्म। ठीक है, कि ये देखो कि जो पहले उनके यहाँ ये काम करते थे, वो एंगेजमेंट परफॉर्म करते थे, इस बार इनको उस फर्म ने, बात समझ, ये किसकी बात चल रही सर? ये क्लाइंट की बात चल रही। तो ये देखना पड़ेगा कि क्लाइंट ने पिछले वाले
इंगेजमेंट पार्टनर को क्यों अपॉइंट नहीं किया, क्या रीजन रहा होगा, क्या पता वो ईमानदार आदमी रहा हो, इनकी ना सुनता रहा हो, इन्होंने निकाल दिया। तो ये भी ख्याल आना चाहिए अगर उसकी इंटीग्रिटी चेक करना है। सर बाकी के 2 पॉइंट, इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अदर इश्यू देन शुड नॉट एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, मैटर गंभीर है, मत एक्सेप्ट करो यार, फर्जीवाड़े में मत फंसो। एंड इफ कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिफाइड आफ्टर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट, अगर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्फ्लिक्ट मिला, पहले मिला एक्सेप्ट मत करो, बाद में मिला, तो फर्म को क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा कि उसका प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉल, देखो क्या विड्रॉ किया जा सकता है क्या। ठीक है, अगर विड्रॉ कर सकते हो तो कर लो, प्रमोटिंग या प्रमोट करना या ओवरऑल क्लाइंट रिलेशनशिप जो भी हो। ठीक है, अब आप क्या करो भाई, मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना, एक बात समझ में आ गई आपको, मैंने ये चारों बातें बताई, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है दोस्त। ये कौन सा चैप्टर है, ऑडिट इंगेजमेंट, सॉरी इथिक एंड टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट, ऐसे 220, SQC1, 210 और इथिक्स, ये इतना इसमें कवर हो चुका है। अगर हम अपने मॉड्यूल पे जाएं तो आप लोग खुद ब खुद मॉड्यूल देख लेना, हमने ये मॉड्यूल पूरा कवर किया है। ये देखो जी, मैं इसमें 44 पेज का मॉड्यूल है, ये 44 पेजेस आप देख सकते हो, ये 44 पेज। अब इसमें हमें सिर्फ क्वेश्चन कराने हैं, एक लेक्चर अलग लेंगे उसका। ये 44 पेज हैं और अपने दिल से मुझे जवाब दो, क्या 44 पेज आप एग्जाम में पढ़ पाओगे? क्या इसके रिवीजन के लिए 15 पेज एक चैप्टर के लिए बना के कोई दे दे 44 पेज को, और खुशी खुशी चिल्ला के बोले कि देखो मैंने 44 पेज को 10-12 पेज में बना के दिया है। आप 10-12 पेज सिर्फ एक चैप्टर 8 नंबर के लिए उस एक दिन में रिवाइज कर पाओगे क्या? लेकिन हमने आपको, गौर करो, 1 पेज, 2 पेज और ये 3 पेज, 3 पेज में मात्र पूरे चैप्टर को समराइज करके बहुत सोच समझ करके आपको दिया। क्या चाहिए यार, 44 पेज को 3 पेज में समेटना, क्या लगता है आपको ये कॉपीड रहा होगा? कौन से टीचर ने आपको 3 पेज में वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है? अगर दिया हो तो आप लोग वो नोट्स फॉलो कर सकते हैं, कोई भी, ये सबके लिए है। आप लोग जो जुड़े हो, मैं जानता हूं आप शुरुआत से मेरे ही साथ हो, लेकिन ऐसे मैसेज हमारे पास जब आते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है कि इस 3 पेज में 44 पेज के नोट्स को, सर 8 पेज में 140 पेज के नोट्स को हमने समराइज करके दिया है। चैप्टर नंबर 3 शायद 80-90 पेज को हमने 8 या 9 पेज में, 8 ही पेज में बना के दिया है, 7 पेज में। अगर ध्यान दो तो कहो उससे भी कम हो, मुझे याद नहीं है क्यों। और कंप्लीट लगभग 99% है, कुछ इमटेरियल चीजें जो मुझे लगा कि भाई ये तो पढ़ाते पढ़ाते कवर हो जाती हैं, इसको लिख कर देने की जरूरत नहीं है, वही मैंने हटाया होगा उसमें। फिर भी अगर कहा कॉपी है तो मन नहीं करता फिर आगे नोट्स बनाने का। हालांकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बनाना स्टार्ट किया हूं, पढ़ाना है आपको ना 5 चैप्टर, तो बनाने का हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, चलो जी चलो, कल क्वेश्चंस कराएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, चलें। थैंक यू, बाय बाय एंड थैंक यू आप लोग हमारे साथ जो जितने भी जुड़े रहो, 1 2 3 लोग भी जुड़े थे, एनफ है, मैं अब अपना काम तो करूंगा ही, है ना। चलो बाय बाय। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और फीडबैक दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो।